बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। हमेशा की तरह बहुत सारी नेक दुआएँ तमन्नाएँ तमाम के तमाम लोगों के लिए अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन सोम आमीन। और पॉजिटिविटी के साथ अपने वीकेंड का आगाज़ तो हो ही जाता है। और जैसे ही ख़ास तौर पे स्कूल्स में जुमे वाले दिन तो हाफ़ डे होता है, तो वो बच्चों के साथ साथ बड़े भी, पेरेंट्स भी, मैं भी खुश हो रही होती हूँ कि भाई आगे वीकेंड है तो ज़रा इंसान बाकी प्लानिंग अपनी कर सकता है। आप तफरी के लिए जा सकते हैं, आज सिनेमा ज़रूर जाएँ। और सिनेमा की हम बात करते हैं तो हमारी इतनी पाकिस्तानी फ़िल्म्स जो हैं वो सिनेमा घरों की स्क्रीन की जीनत बन रही हैं, एंड दैट इज़ सच अ गुड एंड अ पॉजिटिव थिंग। क्योंकि ख़वातीनों ज़ात एक दौर ऐसा था कि हमने ये भी देखा कि बिल्कुल सिनेमाज़ में पाकिस्तानी फ़िल्म्स लग ही नहीं रही थी, और पाकिस्तान से बाहर हॉलीवुड की बात करें या दीगर ममालिक की फ़िल्म्स लगा करती थी। और इससे आप सोचें कि सिर्फ ये नहीं है कि फ़िल्म इंडस्ट्री या सिनेमा को नुकसान हो रहा था, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता और सिनेमा से वाबस्ता जो टेक्निकल स्टाफ है, आप देखें उनके रोज़गार पे कितना इसका मनफी असर और असरात मुरतब हो रहे थे। और क्या एक दौर था कि जब हमारी जो फिल्म्स हैं, हमारे सिनेमा ने कैसा वो अरूज देखा हुआ है कि जैसे हमारे सुपरस्टार्स, और एक दौर ऐसा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रिवाइवल ऑफ सिनेमा में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी फिल्म्स बन रही हैं और अच्छी बन रही हैं, और आपको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट की कहीं पे भी गुंजाइश हो सकती है, कहीं पे भी, इस प्रोग्राम में भी हो सकती है। मूवीज़ जो बन रही हैं, कोई भी काम हो, आपका कोई, आप डॉक्टर हैं, आपके काम में ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। शेफ़ अनम हमारे साथ मौजूद है, उनके काम में बेहतरी आ सकती है। सजेशन ज़रूर दें, लेकिन खुदारा अपनी फिल्म इंडस्ट्री को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री और हम ही ने अपने आर्टिस्ट को और टेक्निकल स्टाफ को सपोर्ट करना है। तो जी, वीकेंड का एक वाहिद वक्त ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि सिनेमा घर और जितने भी तफरीही मकामात हैं उसमें जो है तमाम फैमिलीज़ का रुख होता है। सो ज़रूर इन्जॉय कीजिए अच्छे तरीके से और हंसते मुस्कुराते हुए फैमिली टाइम को स्पेंड कीजिए। ख़वातीन ज़ात, आज 12 नवंबर है, तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जा रहा है। और निमोनिया एक बड़ी सीरियस ऐसा एक बीमारी है कि जिसकी तशख़ीस और जिसका इलाज और फिर ट्रीटमेंट की हम बात करें, और क्या आया इससे बचा जा सकता है, प्रिवेंटिव मेजर्स हम अपना के इस बीमारी से बच सकते हैं कि नहीं, ये बड़ा जानना ज़रूरी है। और वक्त के साथ साथ हमने देखा कि साइंस ने, मेडिकल ने जितनी तरक्की की ऑब्वियसली, तो इस हवाले से कितना काम किया गया है, कितनी टेक्नोलॉजी इस हवाले से एडवांस होगी। टेक्नोलॉजी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि क्या वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जिनमें इम्प्रूवमेंट आई है। ये तमाम टेक्निकल बातें आज हमारा स्पेशल सेगमेंट होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे निमोनिया के हवाले से। और बस दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला किसी को तकलीफ़ ना दे, और चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, किसी की तकलीफ़ देखी नहीं जा सकती और देखी जानी भी नहीं चाहिए। और जब भी आप किसी को बीमारी में मुब्तला देखें या किसी खुदा न खास्ता किसी भी अजियत में या किसी भी परेशानी में मुब्तला देखें, तो आप अल्लाह ताला से उस शख्स के लिए आसानी की दुआ ज़रूर कीजिए कि अल्लाह ताला उस शख्स के लिए आसानी और खुशियाँ लेके आए। ये दुआ निकलनी चाहिए। ख़वातीन ज़ात, PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का वीडियो टीज़र दिया है। आज आपकी मुलाकात हफ्ते वाले दिन सादिया अरशद से भी हो रही है, और साथ शेफ़ अनम भी हैं। हम लेफ्ट जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। भाई क्या गजब का इम्तजाज है, इस तरफ वाइट है, शेफ अनम की तरफ ब्लैक कलर है। अस्सलाम वालेकुम शेफ अनम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आपका मसला क्या है, पहले मुझे ये बताएं। वो अभी ये बात हम ऑफ एयर भी कर रहे थे, कोई मुझे पूछ रहा था कि आप ब्लैक क्यों इतना पहनती हैं। मैंने कहा उन्होंने मुझे ब्लैक का एम्बेसडर रखा हुआ है। मैंने कहा आपको कसम लगे अगर आपने ब्लैक के अलावा कोई कलर पहना। मुझे ना ऐसे, लेकिन ये बात है कि अनम पे, शेफ अनम पे ब्लैक कलर्स, और शेफ अनम के कपड़े क्या गजब के कपड़े होते हैं कि द ब्लैक सूट्स यू, ब्लैक इज योर कलर। थैंक यू। एंड आई थिंक सादिया, कोई भी कलर इट मेक्स यू हैप्पी, तो आई थिंक दैट इज योर कलर। डेफिनेटली। एक्चुअली होता ही है कि आपको वो कलर पहनना चाहिए जो आपको खुद को अच्छा लगे। जब आप खुद को अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि यार आई एम लुकिंग गुड, और मैं खुद को, जिस तरह आप माशाल्लाह यू आर लुकिंग फैबुलस इन दिस टी पिंक। थैंक यू। ठीक है, आप कितनी प्यारी लग रही है, कितनी फ्रेश लग रही हैं। थैंक यू। तो आई थिंक इट्स योर कलर, आज के दिन के लिए आपका कलर है। तो जो आपको पहन के अच्छा लगे, आप खुद को अपनी, मैं अच्छी लग रही हूँ या मैं अच्छा लग रहा हूँ, जो भी हो, तो वो आपका कलर होता है। बिल्कुल तो सही। आपको अच्छा लगना चाहिए खुद के लिए,
ऐसा ही है। जब आप खुद के लिए अच्छे लगते हो तो देखने वाली आंख खुद ब खुद कहती है यार क्या बात है। बिल्कुल, आप अपने आप को सीरियसली लेंगे तो दुनिया आपको सीरियसली लेगी। आप अगर अपने आप को ही अपने हुलिये पे, हुलिये से मुराद सादा ज़बान, घरेलू ज़बान इस्तेमाल करते हुए आप अपनी आउटलुक पे और अपनी सेहत का, अपनी स्किन का, मर्द औरत दोनों अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो लोग तो आपका कभी भी नहीं ख्याल रखेंगे। पीपल विल नॉट टेक यू सीरियसली, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन अदर वर्ड्स सेल्फ प्रेजिंग भी अच्छी। ट्रू, बिल्कुल। तो सेल्फ प्रेजिंग करनी चाहिए, आप अपनी तारीफ करें, अपने आप को पैम्पर करें हर तरह से, क्योंकि वही बात है ना कि अगर आप अपना ख्याल ही रखेंगे तो भाई दूसरा आपका ख्याल क्यों रखे, वजह बताइए ना क्यों रखे। तो आप अपना ख्याल खुद रखें, अपने आप को पैम्पर करें, अच्छा खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें हर तरह से। और ये जो रंग होते हैं ना, सारे रंग मेरे रब के बनाए हुए हैं, तो आप हर रंग को ज़रूर अपने कपड़ों में, अपने डेकोर में हर तरह से ज़रूर अपनाइए, ज़रूर। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी, शेफ अनम तो बनाना शुरू हो गई हैं, खाना क्या आज मेन्यू में बताइए। अच्छा जी, आज हम स्नैक्स में बनाएंगे पोटैटो पफ्स। मेरा ख्याल है कि बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है। प्लस हाई टी अगर आप अपने घर में अरेंज कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है को आलू की बोरी आई है मुफ्त की, जो कि पिछले हफ्ते भी आलू बने हैं और इस हफ्ते भी बन रहे हैं। देखिए पिछले हफ्ते हमने आप बर्गर्स मुझे भी भेजें, मैं भी चिप्स बनाने घर में। पिछले हफ्ते हमने बर्गर्स बनाए थे और उनके साथ जो है फ्राइज की जगह मैंने पोटैटो वेजीज रख दी। मैंने कहा अच्छा है, लेकिन आप मेरी याददाश्त की दाद दें, मुझे याद है। लेकिन पोटैटो वेजेस वर अमेजिंग, उसका साइज वाज वेरी फुलफिलिंग, दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो आज जो है हम पोटैटो पफ बना रहे हैं, साथ में हम बनाएंगे कीमा बिरयानी बनाएंगे। Excellent. और जैसे कि एक दफ़ा हम शो कर रहे थे तो एक कॉलर की कॉल आई थी कि अंडे का हलवा बनाएं, तो आज मैंने कहा कि वेदर भी ज़रा थोड़ा अच्छा हो गया तो हम अंडे का हलवा बनाएंगे। एक्सीलेंट। अच्छा, मुझे ज़रूर ज़रा सादा सा सवाल है जी। क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें खानों के हवाले से, जो अंडे का हलवा है वो किसी भी मौसम में या सर्दियों की ज़्यादा सौगात है? नहीं, सर्दियों की ज़्यादा सौगात है। हाँ जी, हाई कैलोरीज इसके अंदर होती हैं, अंडे में हाई प्रोटीन्स है इसके अंदर। तो मेरा ख्याल है कि विंटर की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप गर्मी में अगर एक दो थोड़े से अंडों का बना लेते हैं और उसमें अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप 12 एग्स का बना रहे हैं और उसमें से आप 6 योक्स यूज़ कर रहे हैं, सही, तो वो भी बैलेंस हो जाएगा अगर आप समर के लिए। लेकिन अगर आप विंटर्स के लिए बना रहे हैं तो आप होल एग लें। लेकिन देखिए मीठा वही होता है जो 1 से 2 टेबल स्पून हो, ऐसा ही ज़्यादा मेरा ख्याल है कि वो आप खुद आपकी मर्जी है कि अगर आपने बाउल भर भर के खाने, लेकिन मीठा मेरा ख्याल है 2-4 चम्मच के बाद आप फुल फिल हो जाते हैं। ऐसा ही है, ट्रू। जैसे हलवे स्पेशली। हाँ, हलवा जो है बिल्कुल सही। और वैसे हमारी फैमिली में जो हलवा है अंडे का, वो गर्मियों के मौसम में उस तरह तो नहीं, लेकिन हाँ रेसिपी थोड़ी सी चेंज करके ना तो वो हम खा जरूर जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप वही मैंने जैसे आपको बोला कि आप सिर्फ जो योक है वो अगर आप 12 एग्स ले रहे हैं तो आप 6 योक्स डाल लें उसके अंदर 12 एग्स के अंदर, तो वो उसको बैलेंस कर देता है। वो इतना उसको ज़्यादा हाई प्रोटीन या फैटनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं। सही, बिल्कुल सही। फिर आप बनाना शुरू करें, आपकी तरफ भी इंशाल्लाह बढ़ेंगे। अच्छा जी, आपकी तरफ बढ़ते हुए जुमला अच्छा है, आपकी तरफ बढ़ते हुए बैठे हुए स्टार्स क्या कह रहे हैं आइंदा आने वाला हफ्ता? अच्छा जी, अब इस हफ्ते में कुछ प्लैनेट्स की चूंकि चेंजेस आए हैं तो थिंग्स आर गेटिंग बेटर। कुछ चीज़ें, मिजाज प्लैनेट्स के भी कुछ मीठे होंगे, कुछ ठंडे होंगे। तो हम आगाज़ हमेशा की तरह एरीज़ आप लोगों से ही करेंगे। एरीज़ आप लोगों के लिए कुछ जो आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में कुछ जो बहुत मामलात गड़बड़ में थे, अब कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप लोगों के कुछ ऐसे मामलात हैं जिसको हम कहते हैं कि कुछ अदालती मामलात हो, या अगर आप लोग फाइनेंसिस में कुछ थोड़े बहुत तंग हुए, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम। ख़ास तौर पे जिनके तरह वरासती मामलात होते, वहाँ पे अब आप लोगों की चीज़ें बेहतर होंगी। इसको हम सडन गेन्स भी कहते हैं। अगर कुछ वरासत में कुछ मिलने वाला था तो इट्स अ ऑसम टाइम। आप यूँ समझ लीजिए कि अब आप लोगों के मामलात बेहतर होंगे। ट्रैवल आ सकता है, ट्रैवल के लिए वक्त अच्छा है। और जो कशीदगी या तो से आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में जो बहुत शिद्दत थी पिछले हफ्ते में या पिछले कुछ टाइम में, स्टिल वो एग्जिस्ट करती है। कोशिश कीजिएगा कि अब ज़रा कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए स्टिल, क्योंकि हर एक का पर्सनल जायचा होता है। ये जब हमें कॉल्स भी आती है मैं तब भी ये बातें एक्सप्लेन करती रहती हूँ कि आप अपने पर्सनल जायचे पे ज़रा क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और इसको बराहे करम जनरल रीडिंग की तरह लिया करें। ये आप लोगों को एक आगाही दी जाती है, एक गाइडलाइन होती है, तो इसको गाइडलाइन की तरह बिल्कुल। ये डिस्क्लेमर हमेशा हम देते हैं कि सादिया एक गाइडलाइन आपको दे सकती हैं, बाकी बहुत सारी क्या तमाम चीजें जो अल्लाह ताला के हाथ। बिल्कुल बिल्कुल जी सादिया, सेकंड स्टार।
अच्छा जी, सेकंड स्टार हमारा टॉरस है। सो टॉरस आप लोगों के लिए इट्स अ बेटर टाइम, बल्कि पहले से और भी ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप लोगों के कुछ ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज़ जो कि पहले भी थे, उससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह ताला आप लोग को बेहतरी मिलेगी। जो कारोबारी हजरात हैं, आप लोगों के लिए कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई नए मामलात हैं, तो बेहतर है, और भी ज़्यादा बेहतरी आएगी। बल्कि नए जो आप लोग काम करेंगे उसमें प्रोग्रेस है, इम्प्लीमेंटेशन करना चाहें, जो पहले आइडियाज़ थे उसको आप लोग कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है। अच्छा, फाइनेंशियली तो है ही है। जो लोग जॉब्स वाले लोग हैं, अगर आप लोग कुछ चेंज लाना चाहते हैं, कोई पे का इंक्रीज़ है, जैसे मैंने अभी कहा कि कोई काम अगर आप करते हैं, कोई काम किया होगा तो पे का इंक्रीज़ मिलेगा। ये नहीं है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो पे का इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। पे के इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं। जॉब का कोई चेंज लेकर आ जाए तो बिल्कुल मिलेगा। सो इन शॉर्ट आप लोगों के लिए बेहतरी का वक्त है। फिर हमारा थर्ड ज़ोडिक साइन बनता है जी जेमिनाइज। जेमिनाइज थिंग्स आर बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ इतना है कि अपने गुस्से मिजाज को ज़रा इस वक्त नहीं तेज़ रखना है। नेम फेम स्टेटस आ सकता है यहाँ पे। जो आप लोग पहले बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में थे, चीज़ें ख़राब चल रही थी लास्ट वीक तक, इट वाज नॉट अ वेरी गुड टाइम या गुड सिनेरियो फॉर यू। अब आके चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी, या आप भी थोड़े से रिलैक्स होंगे। तो पैनिक वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा आप लोगों के ऊपर आई थी, अब ज़रा बेहतर होगी। और यहाँ पे आप लोग कुछ अगर कहते हैं ना कुछ अपने लिए कुछ कर जाना या किसी दूसरे के लिए, क्योंकि आप किसी फलाही काम में अगर आप कुछ करते हैं या किसी के लिए कोई फलाही काम कर जाते हैं तो वो आप लोगों के लिए बेहतर है। या ऐसे इनिशिएटिव लीजिए। समटाइम्स कुछ अच्छा कर जाने में आपके लिए भलाई हो जाती है, तो समझ लीजिए कि ये वो वक्त है। अगर या आप किसी नए काम में कुछ हिस्सा लेते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तो ये वक्त आपको फ़ायदा दे जाएगा। अच्छा जी, फिर हमारा फोर्थ ज़ोडिक साइन कैंसर बनता है। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए स्टिल इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है। सो थोड़ा सा ज़रा भी धीमा रखें अपने आप को, या यूँ समझ लीजिए कि अपने जो दुश्मन होते हैं या जो लोग आपके अगेंस्ट चल रहे होते हैं या आपके बहुत फेवर में नहीं होते हैं, स्टिल मार्स की ऐसी पोजीशन है, इट इज़ नॉट अ वेरी फेवरेबल टाइम। सो अगर आपको कोई डॉक्टर कोई इसको हम कहते हैं सर्जरीज या कोई ऐसी सजेशंस डॉक्टर्स की तरफ से भी आती हैं, तो इट्स अ सजेशन। फिर प्लीज़ काइंडली अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स को लेकर चलें, और अगर हो सके तो इस वक्त को जिस हद तक हो सके अवॉइड कीजिएगा। ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज़ आ जाती है फिर तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। सदका दीजिए। मेरा मशवरा यही होता है उस टाइम पे कि आप जिस हद तक हो सके अपने मैक्सिमम सदके निकालें इस वक्त में। सदका पैसों की सूरत में भी हो सकता है, किसी चीज़ की सूरत में भी हो सकता है। सदका वो होता है जिसमें आपका दिल मुतमईन हो। ठीक है। आप जब किसी भी चीज़ को कुछ ऐसा काम करते हैं, पैसों की सूरत में करते हैं, किसी को खिलाते हैं पिलाते हैं, जो भी करते हैं, जहाँ पे कहते हैं ना आपका दिल मुतमईन हो जाए, मैं मुतमईन हूँ फलां चीज़ करके, किसी की हेल्प करके, कुछ भी करके, वो सदका हो। ठीक है, तो आप वो काम कीजिए हमेशा। बिल्कुल सही। और ये जो बातें बनी हुई ना कि आप ऐसे कर लें वैसे कर लें, इतने होने चाहिए, इतना करें, वो आप पे बिल्कुल सही, ये गलत है। आप वो करें जो आप हस्बे तौफीक आप आसानी से कर सकते हैं। ये अब आपके मन जाने अल्लाह जाने, आप कर सकते हैं, करते हुए भी आप नहीं करते तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड। बिल्कुल सही। अच्छा जी, उसके बाद लियोज आ जाते हैं। लियोज आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ें हैं, बेहतर है, और यहाँ पे आप किसी नई चीज़ का अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो यहाँ पे आपको खैर भी डल जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें अब आपके लिए बेहतर बनी हुई हैं। ट्रैवलिंग या ट्रैवल से रिलेटेड मामलात में अभी आपको, क्योंकि इसको हम चांद की परछाई बेसिकली राहु बोलते हैं, कुछ चीज़ों में होता है कि आप करते करते चीज़ें आपको प्रॉब्लम आ जाती है या आपकी चीज़ों में यानी कि एक गड़बड़ सी आ जाती है। अभी कुछ वक्त आपके लिए ऐसा रहेगा, या समझ लीजिए कि प्रॉब्लम्स रहेंगी। सो हम कहते हैं पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन में समटाइम्स प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी अगर आपकी पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो इट इज़ ग्रेट, बेटर देन बिफोर यू कैन से। और अगर आप किसी एजुकेशन में हैं, यानी कि अगर स्टूडेंट्स हैं या आप एजुकेशन में कुछ आगे करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए कुछ इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, येस इट्स अ गुड टाइम, ग्रेट टाइम इन फैक्ट। और यहाँ पे एक चीज़ आप लियोस को मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आप पर्सनल लाइफ में किसी को तो प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप्स की तरफ जाएं तो येस इट्स अ गुड टाइम, बेटर टाइम, रादर देन कि आप अभी कुछ कदम आगे जाएं कुछ कदम पीछे जाएं, तो उस चीज़ से ज़रा परहेज़ कीजिएगा। अपने रिलेशनशिप्स, प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप्स की तरफ जाएं तो येस इट्स अ ग्रेट टाइम। फिर आ जाते हैं जी वर्गोज। खुशाइन टाइम है। आप अगर पार्टनरशिप्स की तरफ जाएंगे, जो लोग पार्टनरशिप्स पे काम करते हैं, तो अच्छा है। पर्सनल लाइफ में अगर आप रिश्ते वगैरह, रिलेशंस, मंगनी, शादी, जो भी इस तरफ जाते हैं तो उधर भी अच्छा है।
आपको सेहत के मसाइल यहाँ बार बार तंग करेंगे, या आपको किसी अपने बच्चे औलाद की तरफ से कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़, ये इसको हम कहते हैं बार बार ट्रिगर करती हैं ये इश्यूज़, चाहे वो उनकी एजुकेशन हो, चाहे वो उनकी हेल्थ हो, या हर एक का अपना डिफरेंट मामला आता है, या एज वाइज बच्चों के इश्यूज़ आते हैं, या आगे से बच्चों के मसाइल हो, लेकिन ये कोई ना कोई मामला हर वक्त आपको कोई ना कोई, इसको कहते हैं ज़हनी तकलीफ से आपको गुजारता है। तो इन चीज़ों को ना अवॉइड ना करें इस टाइम पे, ये मेरा मशवरा है। उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। कुछ वक्त होते हैं जब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती यानी टालने की कोशिश ना करेंगे। तो कबूतर की तरह आंखें बंद करने से कभी कभी कुछ नहीं होता। कुछ ऐसे वक्त होते हैं जब आप उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने लगे ना, वो हो जाती है, तो इस वक्त में उसको सॉर्ट आउट कर जाए। बिल्कुल सही। अच्छा जी, जरा शेफ अनम की तरफ बढ़ेंगे। खुशबू आ रही है ना आपको भी? बड़ी जबरदस्त तरीन। ये प्याज को आप भून रही है ना, और फिर टमाटर भी डाला है इसमें? जी बिल्कुल, मैंने प्याज, पहले जो कीमा बिरयानी है उसके लिए मैंने कहा उसका कीमा प्रेप कर लेती हूँ। उसके लिए सिंपल मैंने 3 से 4 प्याज लिए हैं, 1 किलो इसमें कीमा डाला है, और उसको पहले प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया। उसके बाद कीमा डाल के अच्छी तरीके से उसकी भुनाई करने के बाद 4 टमाटर मैंने थोड़े बड़े साइज़ के इसमें डाल दिए हैं, और नमक डाला है, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, ज़ीरा डाला है, सूखा धनिया डाला है, हल्दी डाली है। ठीक है। डालकर अच्छी तरीके से अभी इसमें मैं आलू बुखारा और इमली भी इसमें ऐड ऑन करेंगे, और इसको जो है अब मैं पानी डालकर पकने के लिए छोड़ दूंगी। अच्छा, राइस वहाँ पे बॉईल करके मैंने रखे हुए हैं अपने पास। ये तकरीबन 80% रेडी है, 20% जो है दम में हो जाएंगे। सिंपल लेयरिंग करेंगे, पहले राइस की लेयरिंग होगी, फिर कीमे की लेयरिंग होगी, फिर राइस, और हरा मसाला जो कि जैसे कि धनिया, हरी मिर्ची और हरा पुदीना डाल के जो है हम इसको दम लगाएंगे। अच्छा, ये ज़रूर नाजरीन, ये अनम भी आपको, शेफ़ अनम बताएंगी, मैं भी आपको ज़रूर थोड़ा बहुत जितना मैंने भी सीखा है कि ये नहीं है कि आपने सारा सालन उसके ऊपर कीमा एक ही गो में डाल देना। लेयरिंग करना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप लेयरिंग नहीं करेंगे तो वो जायका भी नहीं आएगा, मज़ा भी नहीं आएगा। बिल्कुल, लेयरिंग में जब आप एक तो ना बिरयानी को मेरे मुताबिक कभी भी एज ए जो हमने प्रोफेशनल तरीके से जो सीखी हुई है, कभी भी आप बिरयानी को पूरा नहीं खोलते। मतलब पूरा खोलने से मुराद ये है कि आप उसको प्रॉपर मिक्स नहीं करते। जैसे जैसे ग्रेजुअली आप उसको डिश में निकालते हैं तो आप उसको साथ साथ मिक्स करते जाते हैं। उससे क्या होता है सुंदस, कि आपको वाइट राइस, येलो राइस और जो अंदर ग्रेवी होती है वो आपको सारे कलर्स उसमें शो होते हैं। तो जब आप उसको, है ना सॉरी कि जैसे जैसे ये बोलती चली जा रही है ना, और साथ साथ खुशबू, और वो दिल करता है कि बस ये करती जाए। आज आपको मैं मना नहीं करूंगी, आप करें। शोर डालू ना? नहीं, शोर आप मचाएं, इतना भी ना मचाएं, मचा लें शोर। अच्छा जी, अच्छा ये रेसिपी होगी, बाकी रेसिपीज अगले सेगमेंट में। जी 7 स्टार। अब लिब्रा की बारी आती है, तो ठीक है कि वो हम साथ बिरयानी को भी हमने एंजॉय करना, लेकिन ठीक है बगैर खाए और मेरे साथ बड़ी ज्यादती होती है कि वो मैं एंड तक बस मैंने फिर जाना होता है। और आपका सेगमेंट अब हम थोड़ा सा आगे प्रोग्राम में एंड वक्त के करीब रख लेंगे, ताकि कुछ करना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, लिब्रा, आप लोगों के लिए थिंग्स आर मच बेटर नाउ, या यूँ कह लीजिए कि इस हफ्ते के बाद कुछ मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत अरसे से मैं कह रही हूँ कि ट्रबल सम टाइम है आपके रिलेशंस के लिए, आपकी इमोशनल लाइफ के लिए। अब कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। इन्वेस्ट करते वक्त अभी भी कहूँगी कि ज़रा एहतियात कीजिएगा। आप लोगों से या तो गलत फैसले हो सकते हैं, या गलत लोग आपको मिल सकते हैं। तो समटाइम्स ना आप चाह नहीं रहे होते, लेकिन कुछ ट्रैप हो सकते हैं, या चीज़ें गलत अंदाज से, या इमोशनली, मैं एक वर्ड बोलूँगी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, समटाइम्स इंसान इमोशनली स्टूपिड बन जाता है। तो ये वो वक्त आप लोगों के साथ इस वक्त पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। काइंडली अपने इमोशंस को यहाँ पे बहुत कंट्रोल रखिएगा। लिब्रास के ऊपर अभी स्टिल कुछ ऐसा वक्त है, तो थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल में रहना है। अच्छा जी, फिर स्कॉर्पियोज आप लोग आ जाते हैं। फाइनली स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें आसार बेहतरी में गए हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए भी एक अजीब सा, एक मैं से कहूँगी कि अजीब से सिनारियोज थे। अब आके आपकी इमोशनल लाइफ कुछ बेहतर होगी। जो लोग रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हुए थे, या इनकी इमोशनल लाइफ में कहूँगी कि बहुत बुरी, बैडली इफेक्टेड थी, गलत फहमियाँ बहुत थी, गलत लोग बहुत आए हुए थे, फाइनली चीज़ें कुछ कदरे बेहतर होंगी। और आप लोग के अगर आप लोग कोई रिश्ते के लिए, या आप लोग की ज़ाती ज़िंदगी बहुत मुतासर हुई हुई थी, कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से हुई हुई थी, तो गलत फहमियाँ बेसिकली अब दूर होने का वक्त है, और आप लोग की चीज़ों में या पर्सनल लाइफ में कदरे पहले से बेहतरी। लेकिन अपनी ज़ातियात से आपको बहुत ज़्यादा बाहर निकलना पड़ेगा, या ईगो से कह लीजिए कि आपको यहाँ पे, हाँ जी, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और बाकी वर्क वाइज थिंग्स विल बी फाइन, मच बेटर।
अच्छा जी, फिर आ जाते हैं सेजिटेरियस थिंग्स। आप लोगों के लिए ना अभी इमोशनल, क्योंकि मैंने आपको बताया ये पूरा भी महीना जो नवंबर का है ना, अभी आप लोगों को सेजिटेरियंस तंग करेगा, आप लोगों की पर्सनल लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा। नए रिश्ते बनाने से पहले भी पूछिए, और खुदा न खास्ता कोई रिश्ता अगर आपको लगता है कि अगर आप किसी बहुत ऐसे नतीजे में पहुँचे हुए कि नहीं रहना है मज़ीद इस रिश्ते में, वो चाहे हस्बैंड वाइफ हो, कोई आप रिश्ते को ख़त्म किसी भी सूरत में, इवन इनफैक्ट पार्टनरशिप को भी ख़त्म करना चाहते हों, तो बराहे करम अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक करा लीजिए, क्योंकि ये वक्त आपको, इसको हम कहते हैं कि एक छलावे की तरह होता है कि बस नहीं रहना तो नहीं है, या ईगो में आना जिसको हम अना कहते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ अ प्लैनेट मार्स जो कि आपके ऐसे हाउस में बैठा हुआ है जो कि रिलेशनशिप्स को इफ़ेक्ट करता है, बैडली इफ़ेक्ट करता है। तो प्लीज़ इस वक्त ऐसे मत डिसीजंस लीजिएगा। फिर आ जाते हैं कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए अभी ये वक्त थोड़ा सा आपको जो डिस्टर्ब कर सकता है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर फाइनेंसिस में बहुत सोच समझ के स्पेंड कीजिएगा। बाकी आपका कोई घर का चेंज हो या आपका कोई ट्रैवल हो, या इसको हम कहते हैं कि बार बार ट्रैवल आना, ये चीज़ हो सकती है। बाकी ऑल इज़ वेल। आप लोगों को थोड़ा सा अपनी फैमिली लाइफ या फैमिली की तरफ, मदर साइड फैमिली लाइफ, इस तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा रहेगा। फिर आ जाते हैं जी इक्वेरियस आप लोगों को बार एक ही चीज़ कह रही हूँ, आप लोग के जो है थोड़े से ज़रा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होंगे। हो रहे हैं वैसे। हाँ जी, ये भी इनका लिए थोड़ा सा, जब तक ये साल ख़त्म नहीं हो जाता, ये थोड़े से इसी फेज़ में रहेंगे। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं आता ये आप जब एक्वेरियस पे आती हैं, क्योंकि इमरान का भी स्टार एक्वेरियस है, तो इमरान कहते हैं ये क्या हो रहा है, और वो सच रहा है। हाँ। अभी उनके लिए ऐसा ही रहेगा कुछ इस साल, यानी कि स्पेशली जब तक नवंबर नहीं ख़त्म होता, उनके लिए ज़रा थोड़ा सा भी यही फेज़ है। बाकी ऑल इज़ वेल इन देयर लाइफ। यस, एक जो इनके लिए चेंज आ सकता है वो है अगर जो लोग स्पेशली जो जॉब्स करते हैं उनके लिए कोई उनकी जॉब में तब्दीली, या कोई जॉब में कोई एक जगह से दूसरी जगह का शिफ्ट हो सकता है, वो भी जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस पे ये वाला शिफ्ट आता है। अच्छा जी, फिर लास्ट हमारा ज़ोडिक साइन पाइसिस है। पाइसिस ऑल इज़ वेल, सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। यहाँ पे आपके जो बहुत देर के जो लिटिगेशन अदालती मामलात होते हैं वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। और एक और अच्छी चीज़ जो इनके लिए आ सकती है वो होते हैं सुनिए घर का चेंज, घर का शिफ्ट या रेनोवेशन। ठीक है, पैसे इनके भी बहुत लगने हैं, तो पैसे इनके भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स इस वक्त तकरीबन बहुत से लोगों के हो रहे होंगे, एंड पाइसेस इज़ वन ऑफ देम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी के साथ 12 सितारों का इख्तिताम हॉरोस्कोप के हवाले से होता है। सादिया, थैंक यू सो मच। प्लेयर जी, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह जी। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि नवंबर का महीना है और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल साहब को याद करते हुए उनके ऊपर गुफ्तगू करते हुए हम मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग्स भी देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पे। लेकिन कलाम इकबाल हम सुनेंगे और उसके बाद ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन नौज़ात, खुश आमदीद, वेलकम बैक। वीकेंड एट होम में हम आपको वेलकम कहते हैं। डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा का सेगमेंट है और उनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। डॉक्टर साहिबा अगेन हमेशा की तरह बहुत सारे टॉपिक्स, और बड़ा अच्छा लगता है कि ये ऐसा सेगमेंट है कि सारे जो मुझे फीडबैक मिलती है और आपको भी जो मिलती है कि बड़े लाइटर नोट में, पॉजिटिव अंदाज में, आई चेंज द वर्ड्स, इस्लाह करते हुए पॉजिटिव अंदाज में बड़ी इंफॉर्मेशन वाली गुफ्तगू मिलती है, तो आपको ये क्रेडिट माशाल्लाह जाता है। थैंक यू, और थैंक यू फॉर आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, क्योंकि जब आप आवाम की आवाज़ बन के सही वाले क्वेश्चंस कर रही होती है तो मैं कई दफ़ा आपको दादे तहसीन भी दे रही होती हूँ कि सुंदस क्या आला सवाल किया। मुझे इतना डरा देती है ना कि फिर मैं सवाल करती नहीं, क्योंकि ये कहती हैं आधे से ज़्यादा जवाब तो सवाल में तुम। मैंने कहा मैं आदत से मजबूर हूँ। घर में इतनी गुफ्तगू मेडिकल की होती है कि चाहे मैं मेडिकल की स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन वो फिर आप आधे से ज़्यादा डॉक्टर खुद भी बन जाते हो ऑब्वियसली। बिल्कुल ठीक। और दूसरा ये कि आपकी एक अपनी नॉलेज भी माशाल्लाह अच्छी है। आई थिंक दैट यू नो द नाइस थिंग अबाउट यू इज़ कि कई ऐसे कॉम्पेयर्स होते हैं जो नहीं करते, बाकी बहुत ज़्यादा ऐसे भी होते हैं। यू आर वन ऑफ दोज जो रिसर्च करता है अपने टॉपिक को,
तो रिसर्च इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके सवालात जो हैं वो फिर ले पर्सन के हो जाते हैं और आप फिर मुझसे एज ए डॉक्टर पूछते हैं। ऐसा ही बिल्कुल नहीं, So, इट वर्क्स बोथ वेज। हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा जी डॉक्टर साहबा, आज का भी एक ऐसा टॉपिक जो मुझे लगता है हर घर में कोई ना कोई शख्स जरूर इससे रिलेट कर सकता है। ब्लड प्रेशर की बात करें, ब्लड शुगर की बात करें, बीपी की तो बाद में बात करेंगे, ब्लड शुगर की बात करें तो हाई ब्लड शुगर के बड़े सरप्राइजिंग फैक्टर्स सुनने में आते हैं कि क्या वजूहात होती हैं कि किस तरीके से वो राइज कर सकता है शुगर लेवल। सुंदर, ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और उनको समझ ही नहीं ब्लड शुगर हाई हो जाता है और उनको पता ही नहीं कि क्यों हो रहा है। मुझसे अक्सर फ़ोन पे बात करें, हम इंसुलिन भी लगा रहे हैं, हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स भी खा रहे हैं, लेकिन येट हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो डॉक्टर साहब क्यों हाई होता है। सही। तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप रात को के खाने में सिर्फ कोई कार्बोहाइड्रेट ना लें तो आपका ब्लड शुगर हाई हो सकता है। ठीक है। इसके लिए रात के खाने में जौ की छोटी सी रोटी या चावल या पोटैटो, मैश्ड पोटैटो वो ज़रूर शामिल करें ताकि आपका ब्लड शुगर अगले दिन सुबह के वक्त हाई ना हो। सही। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जिन लोगों को गम डिजीज़ होती है, ये जो मसूड़ों की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका ब्लड शुगर भी हाई हो सकता है। रियली? हाँ। ओके। और आप कई दफ़ा ये देखोगे कि जो गम डिजीज़ है इसका जब ज़्यादा चेकअप कराते हैं तो लोगों की ब्लड शुगर हाई मिलती है। सो इट कैन ऑल्सो बी टेकन एज ए सिम्टम ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, गम डिजीज़ और हर वक्त गम्स का ख़राब रहना, उनमें से खून आना, उनका सोजिश वगैरह ये है। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग सुबह ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं उनका भी ब्लड शुगर हाई हो सकता है। ठीक है। अपनी तरफ से तो उन्होंने एक मील स्किप की कि भाई शुगर और लेवल फाका कंट्रोल किया उस मील पे, लेकिन सुबह की मील स्किप करने से ये होता है कि ब्लड शुगर हाई हो सकती है। ओके, इसकी कोई खास वजह क्या, टेक्निकल सादा ज़बान में? इसकी यही वजह है कि जब आप अपनी ब्लड शुगर को जब आपके रात से फास्टिंग चलती आ रही है और आप सुबह का ब्रेकफास्ट को भी स्किप करते हैं तो आपके इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। सही। और जब वो फ्लक्चुएट, उनको खाना चाहिए, उनको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिस पे इंसुलिन स्टेबल हो जाए, ऐसे करके स्टेबल हो रादर देन कि स्पाइकें आएँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद कई लोग ये खाते हैं, ये जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हैं। बिल्कुल सही। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स भी कई बार ब्लड शुगर को इंक्रीज कर सकती है। Really? अब कैन देखिए। यू बिलीव दैट? इन सम पीपल हु आर सेंसिटिव टू इट, जैसे हम लोग डाइट ड्रिंक्स पी रहे होते हैं, कहते हैं ना जी ना हमने शुगर नहीं पीनी, उसके अंदर जो एस्पार्टेम होता ठीक है, है। समटाइम्स दैट आल्सो कैन कॉज, इट इज अ वेरी वियर्ड exactly, रीजन। that's something, बड़ी अजीब, लेकिन ये भी ब्लड शुगर को इंक्रीज कर सकता है। Okay. ठीक है। अच्छा, उसके बाद अक्सर लोग जो है वो जब बाजार से चीज़ें लेते हैं तो वो लो शुगर लेते हैं। जब लो शुगर, कोई भी डब्बे पे लिखा है जी लो शुगर बिल्कुल फॉर ऐसा यू, ही और है। आपने ले लिया, आपने लो शुगर अगर ले लिया तो उसके बाद आप ये देखिए कि आपका ब्लड प्रेशर, आपका अगर ब्लड शुगर हाई हो रहा है तो इसकी ये मतलब ये है कि लो शुगर का मतलब लो फैट नहीं है। ऐसा ही है। उसके अंदर ऐसी फैट और कार्बोहाइड्रेट थे जिन्होंने आपका ब्लड शुगर छुपे हुए उस इंग्रेडिएंट से बढ़ा दिया। सही, ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर कर दिया, एग्जैक्टली। अच्छा, उसके अलावा आई इन्फेक्शंस बहुत सारी। Seriously? Eye हाँ, infection का आई कैसे? इन्फेक्शंस, ऐसे वुंड्स, ऐसे चीजें जो हील नहीं होती, Okay. वहाँ पे यही वजह होती है कि ब्लड शुगर ज्यादा होती है। जब शुगर ब्लड के अंदर हो ज्यादा तो वो आपकी चीजों को सही मरम्मत होने नहीं देती, सही, मेंड होने, healing process में delay होता इसीलिए है। आपने देखा होगा कि जो लोग इवन बॉर्डर लाइन डायबिटिक है, जब उनकी सर्जरीज होती हैं तो उनको डॉक्टर एक हफ्ते के लिए इंसुलिन पे डालता ऐसा ही है। ताकि शुगर ब्लड के अंदर ना हो और हीलिंग जो है वो इजी हो जाए। अच्छा डॉक्टर, आई डोंट नो वेदर ये क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन आप बेहतर तरीके से, एजिंग प्रोसेस एंड ब्लड शुगर लेवल और फिर इंसुलिन का इस्तेमाल, इस ये देखा, कितना मैंने effect कहा करता था ना कि ये चीज सुंदर सही पूछती हैं। एजिंग प्रोसेस इज यूजुअली इंक्रीज्ड वो लोग जो ज़्यादा मीठा खाते हैं, जिनके ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज रहते हैं, उनका एजिंग प्रोसेस बढ़ जाता है। वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग इतना काम कर रहे हैं एंटी एजिंग के ऊपर और हमें इतना ज़्यादा पता लग रहा है कि आप अपनी ग़िज़ा से ही अपने आप को एज कर रहे होते हैं। जब आपने अभी बात की है ब्लड शुगर लेवल्स अगर हाई हैं आपकी बॉडी में तो आपकी एजिंग स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल सही। इसलिए ऑलवेज कीप इट इन द नॉर्मल लेवल्स। साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि ब्लड शुगर इज़ नॉट बीइंग हाई इज़ नॉट अ डिजीज़ नाउ फॉर post 40s or post 50s. ठीक है। Even younger people in their teens should get their blood sugar checked.
बिल्कुल सही, लाजमी। ठीक है। लैक ऑफ स्लीप हो, जो लोग हवाई जहाज का सफ़र कर रहे हैं या किसी वजह से रात को नहीं सो रहे, लैपटॉप पर बैठे हुए हैं, उस वजह से भी ब्लड शुगर बढ़ जाता है। रियली? हाँ, Very स्ट्रेस हाँ, एक वो ऐसा सिग्नल कि देखा गया है कि कई लोगों को परसिस्टेंट स्ट्रेस से और एंजाइटी से और डिप्रेशन से डायबिटीज हो जाती है। मतलब ये चीज़ तो हमें पहले नहीं पता था, हमें तो यही पता था कि जेनेटिक्स जो हैं एग्जैक्टली, हाँ, वो इंक्रीज कर देती हैं, लेकिन ये भी वजह बन सकती है। बिल्कुल। और इस तरह से अगर आपने रात को बाहर का खाना खाया हो, कई जगह ऐसी होती हैं जो कि आपके जो है बहुत वो क्या उसको कहते हैं हिडन सोर्सेज ऑफ शुगर डालते हैं। मसलन अपनी तरफ से तो आपने वो नहीं लिया, लेकिन कैरेमलाइज्ड चीज़ें होती हैं, कैरेमलाइज्ड अनियंस होते हैं। ऐसा ही है। हाँ, कैरेमलाइज्ड मतलब ये कि उसमें शुगर डाल के उनको थोड़ा सा पकाते हैं तो वो फिर आपको वो जायका देते हैं। कई लोग मुझे कहते थे चाइनीज़ पे हम गए और हमने वहाँ पे खाना खाया तो हमारा ब्लड शुगर बढ़ गया, हालांकि हमने बॉइल्ड चावल भी साथ खाए थे। ऐसे रीज़न ये होते हैं कि जैसे स्वीट एंड सार एक ऐसी डिश है, या पाइन एप्पल विद चिकन ऐसी डिश है जो कि ब्लड शुगर को बढ़ा सकती है। बिल्कुल। तो इसलिए जब भी आप कोई अपनी इवन ग्रोसरी की भी शॉपिंग करने जाएं तो उसमें देख लें कि उसके अंदर शुगर कितनी है। ऐसा ही है, ठीक है। और इसी तरह आपने ये देखा होगा कि ये कौन सी पावर बार्स होती हैं जो स्नैक बार्स जो मंच करने के लिए होती है, ऐसा ही। ग्रेनोला बार्स बिल्कुल और ये ऐसा ही है, सारी ब्रेकफास्ट के लिए हाँ, यूजुअली लोग करते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, इस्तेमाल। या लोग वैसे ही रखते हैं कि जी और वेस्ट में तो बहुत खाते हैं, भूख लगे वेस्ट तो। में बहुत ज्यादा उसका है कॉन्सेप्ट, वो उसमें हनी मिक्स्ड होता है। बिल्कुल। अगेन ब्लड शुगर विल स्पाइक अप। सो इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद योर ब्लड शुगर, देन ट्राई टू चूज थिंग्स जिसमें आपको एक जो मीठा उस तरह का ना मिले। ऐसा ही, यानी कि शुगर की फॉर्म में, यानी कि रॉ हनी की फॉर्म में। अगर आपने हनी लेना है तो ओट्स के साथ लें, और हनी का टाइम है सुबह, शाम के वक्त 4 बजे के बाद, जब जैसे जैसे दिन ढलता जाता है आपने अपनी शुगर ख़त्म करने जानी होती है। और हम लोग समहाउ देखते हैं कि लोग हलवे और मिठाइयाँ और वो चीज़ें रात और शाम के वक्त ज़्यादा खाते हैं। ऐसा ही, वो रात के वक्त ज़्यादा दिल करता है बंदे का, क्योंकि वो मौसम ऐसा है सर्दियों का अब जो आ चुका है कि ज़्यादा भूख भी तो लगती है। हमने ये पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था कि फिर भूख ज़्यादा लगती है सर्दियों के मौसम में। बिल्कुल। तो इसलिए ये चीज़ बहुत नेसेसरी है कि आप इन चीज़ों के ऊपर अपनी नज़र रखें और ब्लड शुगर को बढ़ने ना दें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये भी तो है सर्दियों के ख़ास तौर पे मौसम में दिन के वक्त हम फाका करेंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली, फिर रात के वक्त, और रात को जबकि शाम 7 बजे के बाद जितने भी आप भी हैं, जितने भी प्रोफाइल, वो कहते हैं बस खाना अब नहीं, दुकान बंद, अब खाना नहीं है, तभी ज़्यादा भूख लगना शुरू होती है, फिर लेट नाइट मंचिंग चलती रहती है, फलां चीज़ भी खा लो, और ये अपने आप को तसल्ली देते कि हमने तो दिन भर कुछ भी नहीं खाया, हमने तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी एक तरीका होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसे नहीं होती कि आप जो है वो उसके टाइमिंग्स भी मैटर करते हैं। अगर आपने ये सोचा कि मैं अपना 8 बजे फास्ट तोड़ूंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग का, और आप रात भर खाती रही, तो आप उन हार्मोन्स को फीड कर रही हो जिन्होंने आपके खाने को चिपका देना है आपकी बॉडी से। ट्रू। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग राइट टाइम पे कर रही हो, देयर इज एन आर्ट टू डू इंटरमिटेंट। ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बस अब कर ले आप। हाँ, मतलब ये कि जी ऐसी फाका करना है तो जो मर्जी कर लिया, ऐसा ही है। दैट्स नॉट द थिंग। यू नीड टू साइकिल इट इन सच अ वे, उस पर पढ़ें, उस पर तहकीक करें। आपकी अब जैसे आजकल जो बहुत एक ट्रेंड आ रहा है 1 मील अ डे, ऐसा ही है। हाँ, तो हम लोगों का चूंकि एक्चुअली तो हम लोग जो है सरवाइव कर सकते हैं ऑन 1 मील अ डे, और वो 1 मील आपकी अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है जाके किसी दुकान से बर्गर खा रहे होते हैं, चिप्स खा रहे होते हैं, सर जी कोई डाइट लाइए, वो तो सही होनी चाहिए। इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। और अपना ये ज़रूर देखें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, अगर आपने अपना हद जो है रोज़ा जो ये वाला इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला, ये ख़त्म करें 5 बजे, 5 से लेके 8 बजे तक की एक विंडो रखें जिसमें आप खा लें, और उसमें आप अल्लम गल्लम अक्कड़ बक्कड़ जो नहीं दिल खाना, करे नहीं वो खाना, बिल्कुल सही। उसमें आपने हेल्दी चीज़ें खानी है, लेमन एंड वाटर लेना है, साथ साथ उसके सिपिंग करें। ग्रेप फ्रूट का जूस है तो उसकी सिपिंग करें अगर आपके गले को ख़राब नहीं करता या एसिडिटी नहीं करता। अजवाइन का कावा लें, हाँ। सिनेमन का कावा लें, दारचीनी का साथ साथ फास्टिंग के दौरान भी लेते जाएं। मैं तो सौंफ के कावे को भी रेकमेंड करूंगी। वेरी गुड, बिकॉज डाइजेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी। और उससे जो मैंने रिसर्च की है, देन आप मेरी सलाह कर सकती हैं इसमें, जो ये फ्लेक्स सीड्स होते हैं जो बिल्कुल, हाँ, अलसी का बीज, बिल्कुल, हाँ। तो ये इससे ये होता है कि एक तो वैसे अदरवाइज इट्स गुड फॉर माय, ये इसके लिए भी अस्थमा के लिए मेरा सूदिंग एक इफेक्ट इधर मिलता है। दूसरा ये कि इससे आपकी भूख भी नेचुरली कम होती है। यही बात पे मैं कहने लगी थी कि अलसी के जो बीज हैं
वेरी नाइस, वेरी Yes, नाइस। तालियां होनी चाहिए मेरे लिए, कोई ताली नहीं। ओह अच्छा। जो अलसी का बीज है वो उसका पाउडर डालते ही सुबह सीरियल पे इसलिए है कि आपको ज़्यादा देर तक वो लंबी चीज़ लेके जाए, तो इसलिए फूड, या बात करिए फूड फिलर्स की, ऐसा ही है। फूड फिलर्स ऐसे स्मार्ट ईटिंग में आते हैं जिसमें अलसी का बीज, चिया सीड्स, True. तुख्मे बालंगा, इसबगोल का छिलका, ये सारे फाइबर्स आते हैं। और आप जैसे कह रही हो कि बाल और स्किन के लिए तो इवन फ्लैक्स सीड को बीज उसका पाउडर बना के लगाते And हैं। it can do wonders. इट्स अमेजिंग। It's amazing. उसको राइस पीस के ना, तो उसको फ्लैक्स सीड को आप साथ पीस लें, उसकी लई सी बनती है, वो आप लगा के को 15 मिनट रखें और अगले दिन देखें मुंह कैसा ग्लास स्किन। और आप एग्जैक्टली और आप सोचें कि हम वरना अदरवाइज हर किचन में ये मौजूद है। हाँ, आप बिल्कुल। उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हाँ। लेकिन इसके कितने फवाइद हैं। बहुत फवायद है। नेचर इटसेल्फ, कुदरत ने खुद अपनी जो चीज़ें हैं उनके अंदर आपके लिए इलाज रखा हुआ है। तो बखुदा हमारा जो सेगमेंट भी है वो डॉक्टरी भी होता है, कुछ हकीमाना भी होता है, कुछ आयुर्वेदिक भी होता है। इसलिए होता है कि हम चारों फैसेट्स को आपको बता रहे होते हैं कि कोशिश करें कि अव्वल तो बीमारी आपके दरवाजे पे आए ना, बिल्कुल। अगर खुदा ना खास्ता थोड़ी बहुत आ गई तो आपको पता हो कि हमने क्या क्या चीज़ें खानी है ताकि ये बेहतरी की तरफ जा बिल्कुल। और डॉक्टर साहब यू एग्री विद मी, ख़वातीन हज़रात, ऐसा फाका कि आप पतले तो हो जाएं, स्लिम भी हो गए, शायद शीशे में अपने आप को देखेंगे तो खुश भी होंगे, लेकिन आपकी स्किन फ्रेश नहीं होगी, आपके बाल ख़राब होंगे, उनमें वो शाइन नहीं होगी। मर्द और औरत दोनों के लिए मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक इससे बहुत बेहतर है कि शायद आप, हो सकता है आपको ये मेरी बात बुरी लगे ना, आप शायद ओवरवेट हो जाएं, लेकिन एटलीस्ट आपकी शक्ल फ्रेश लगे, वो ज़्यादा बेहतर है। सो यू नीड टू स्टे हेल्दी रादर देन बिल्कुल ही आप कमज़ोर हो जाएं। ये बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं डॉक्टर देन मैं डाइटिशियन, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि डॉक्टरी में पूरा डाइट का नहीं इस तरह पढ़ाते कि आप डाइटिशियन बन जाओ, और डाइटिशियन आप तब बनते हो जब आप थोड़ा सा मेडिकल नॉलेज अगर आपका हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। सो इन दोनों को मिला के फूड इज अ साइंस, ऐसा ही है, ईटिंग इज एन आर्ट। ये बड़ी अच्छी बात कही। तो बिल्कुल इसलिए यू हैव टू गो टू अ स्पेशलिस्ट, कि आप जाके अपने लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या वैसे आप अपने लिए कुछ वजन कम करना चाहते हैं, आप फिटनेस की तरफ जाना चाहते हैं, सिर्फ पतले होना जैसे अभी आप कह रहे थे मकसद नहीं है, बिल्कुल। फिट रहना मकसद है। True. हाँ, तो इसलिए आपकी स्किन पे वाकई नजर आ रहा है, और लोगों की वाकई पता है पोस्ट 35 इस तरह की डाइटिंग्स नहीं करनी चाहिए, स्किन ढलक जाए तो बड़ी मुश्किल से वापस ऐसा ही है। एंड पोस्ट 35 इज द राइट टाइम मर्द और औरत के लिए। आप हाँ। इस्लाह कीजिएगा कि आप स्टार्ट कर दें, टेक हाँ। योरसेल्फ सीरियसली। हाँ। आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, आपने जिम जाना है, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल को चेंज करें पॉजिटिवली। बिल्कुल। आपने देखा होगा सुंदर्स के बच्चों में आजकल प्रेमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाल जो हैं उसकी वजह विटामिन डी की कमी, विटामिन ए की कमी, विटामिन नहीं ले रहे, स्मोकिंग, ड्रग्स वगैरह ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, खाने पीने का रुझान गलत, सोने का रुझान की टाइमिंग्स गलत, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो भी प्रेमेच्योर एजिंग की और तरफ डॉक्टर जा साहब रहे तो हैं। विटामिन्स के टेस्ट भी इजीली हो जाते हैं, उससे डेफिशिएंसी बिल्कुल हो जाते हैं, उससे डिफिशिएंसीज पता लग सकती हैं, और विटामिन सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए एक डॉक्टर से मशवरा करके, क्योंकि आम तौर पे ग़िज़ा कई दफ़ा ऐसी होती है जो कि नहीं सारे न्यूट्रिएंट्स दे रही होती है। बिल्कुल। और आपको पता है कि जब यंगर एज होती है तब कोई फ्लैक्सीड पाउडर नहीं कर रहा होता। अब हम जब छोटे होते थे हम कहते थे यार हमारे अब्बू भी कर रहे होते, हम कहते कितनी मेहनत करते हैं इस चीज़ के ऊपर, क्यों कर रहे हैं और क्यों खा रही है जीरा पीस पीस अब के। समझ आती है। अब समझ आती है। True. तो अगर हम वो पहले ही शुरू कर देते तो क्या ही अच्छी बात। बिल्कुल सही। टिप ऑफ द डे, टिप ऑफ द डे है कि अगर आप जो है अपना ये, मैं गोंदों के मुतालिक बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं, कतीरा गोंद एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि अक्सर लोग जिनको टाइफॉइड हो या जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं वो कतीरा गोंद ले सकते हैं, और इसके अलावा इसबगोल का छिलका जो है वो भी ले सकते हैं, और फिर 2 दिन ऐसे करें कि सिर्फ सूप्स पिएं, सिर्फ सूप पिएं जिसके बोन ब्रॉथ हो गई। हमने बोन ब्रॉथ का तरीका बताया था कि 5-6 घंटे हड्डियों को रखना होता है फिर बनती है, ऐसी नहीं एकदम उबाल के, उसमें आप अपने मसाले वगैरह डालें, आप बोन ब्रॉथ ले लें, उसमें वेजिटेबल्स डालें, दाल का सूप ले सकते हैं। इट हैज़ टू बी अ सूप, ठंडा करके पी लें, ज़रूरी नहीं कि गरम गरम पीते रहें, ठीक है। कॉर्नफ्लावर वगैरह उसके अंदर मत डालें। इट हैज़ टू बी क्लियर वाटर बेस्ड सूप्स, ठीक है। और उनके साथ आप कतीरा गोंद का इस्तेमाल करें या आप इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल करें, ताकि आपके जो ये टाइफॉइड के साथ जो अल्सर्स बनने का ख़तरा है, या जिन लोगों को अल्सर्स का प्रॉब्लम हो, गैस्ट्राइटिस का, 2 दिन ये चाय कॉफ़ी नहीं पीनी, बिल्कुल सही, और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं पीनी। ये अगर आप लेंगे तो आपकी बॉडी को रेस्ट मिलेगा। दिस इज़ द टिप ऑफ द डे फॉर पीपल जो कि बदहज़मी का शिकार हैं,
जिनको टाइफाइड या गॉल स्टोन्स, जो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स होके हटे हैं या जो अल्सर्स की तरफ जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच। लेकिन you. साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आप अगले सेगमेंट में भी आप हमारे साथ रहें, क्योंकि जिस तरह ख़वातीन नौज़ाद प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, आज वर्ल्ड निमोनिया डे है। सो निमोनिया के ऊपर गुफ्तगू करना, इसकी तशख़ीस, प्रिकॉशनरी मेजर्स, इलाज और डाइट क्या होनी चाहिए निमोनिया के जो मरीज़ हैं उनकी, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। डॉक्टर फरजीन मलिक हमारे साथ हैं और हमारे एक और मुअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे मौजूद प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के आगाज़ में आपको खुश आमदीद हम कहते हैं वीकेंड एट होम में। और प्रोग्राम के आगाज़ में इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया कि आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जा रहा है। निमोनिया एक बड़ा सीरियस ऐसी बीमारी जिसकी तशख़ीस के हवाले से बात करें और फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न साइंस के साथ किस तरीके से इसके इलाज में बेहतरी आ सकती है और प्रिकॉशनरी मेजर्स आया अडॉप्ट किए जा सकते हैं कि नहीं, ट्रीटमेंट और बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर फरजीन मलिक को हमने जहमत दी कि भाई साथ इस सेगमेंट में भी इनका होना ज़रूरी है। डॉक्टर साहबा को वेलकम एक बार फिर करते हुए डॉक्टर साहबा थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद खुज़ैमा अरसलान बुखारी साहब। और डॉक्टर साहब की बात करें तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक्स के। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। सर स्टार्टिंग फ्रॉम यू नाउ, निमोनिया का नाम सुनते ही ऐसी बीमारी है कि एकदम से आप अलर्ट हो जाते हैं। ये वैसे तो किसी भी बीमारी को आपको नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन सर इसके हवाले से निमोनिया की बात करें तो क्या कहेंगे? देखिए, निमोनिया के नाम लेते ही आपने कहा अलर्ट हो जाते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो कि बच्चों में और स्पेशली जो ओल्ड एज लोगों में बहुत ज़्यादा मौत का बायस भी बनती है। अभी भी दुनिया में अगर आप देखें तो 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चों में 14% ऑफ टोटल डेथ जो है वो निमोनिया की वजह से हो रही है। और निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो कि प्रिवेंट भी की जा सकती है अगर अच्छी एहतियात की जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए और टाइमली रिकग्नाइज कर लिया जाए सिम्टम्स को। तो मेरा ख्याल है कि अगर निमोनिया जो है, इससे डरना कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब तक आपके अंदर ये फियर फैक्टर नहीं आएगा तो हमारा, आपको पता है पाकिस्तान में जहाँ पर गुर्बत इससे ज़्यादा है तो लोग ट्रीटमेंट की तरफ आते ही नहीं है और इसी वजह से डिले हो जाता है। जब डिले हो जाता है तो फिर उस वजह से मोर्टेलिटी और भी ज़्यादा, यानी कि जो मौत के चांसेस है बढ़ जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। डॉक्टर साहब नाउ हम अगर स्टेप बाय स्टेप चलें, सिम्टम्स इसके, निमोनिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरीके से पता चलेगा कि खुदा न खास्ता किसी को निमोनिया है? देखिए, इसके सिम्टम वेरिएबल हैं, लेकिन इसमें जो जनरली हम लोग देखते हैं उसमें तेज़ बुखार हो सकता है, सांस में तकलीफ़ हो सकती है और सांस को तेज़ लेना, मुसलसल खांसी का आना, खांसी में बलगम का आना और उसमें खून भी आ सकता है। और उसके अलावा ये कि छाती में दर्द भी फील किया जाता है। और उसके अलावा यह है कि अक्सर बच्चों में देखा गया है कि वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं और निढाल हो जाते हैं। ठीक है। और ओल्ड एज में भी आपको पता है, जो कि आपके 70-80 प्लस लोग हैं, उनमें भी यही है कि वो भी बहुत एज की वजह से और बीमारी की वजह से उनमें भी यही देखा गया है कि वो भी खाना पीना छोड़ देते हैं और इस वजह से वो डिहाइड्रेटेड भी हो जाते हैं। सही। डॉक्टर साहब, जिस आपने ये सिम्टम्स बताए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग डॉक्टर साहब, आप भी ये वायरल इन्फेक्शंस जो मौसम चेंज होता है, ये सिम्टम्स उसमें भी फॉल इन करते हैं, या पेट की दर्द हो उसमें भी ये फॉल इन कर जाते हैं? तो फिर कब ये मामला कितने अरसे प्रोलॉन्ग करे तो आपको समझना चाहिए कि बनाओ ये कोई गड़बड़ ज़्यादा सीरियस है? देखिए, कुछ इंसान की आपको पता है कि वैसे ही कॉमन सेंस इतनी होती है कि उसको रिकग्नाइज कर लेता है वो चीज़ों को कि यार ये मामला सीरियस की तरफ जा रहा है। मिसाल के तौर पे अगर बच्चों की बात की जाए तो अगर बच्चा फीड सही नहीं ले रहा और माँ देख रही है कि वो नॉर्मल से ज़्यादा तेज़ सांस ले रहा है या वो सो नहीं पा रहा है या वो मुसलसल कॉफ़ किया जा रहा है, तो वो खुद ही ये चीज़ें रिकग्नाइज़ कर लेती है। और इसी तरह ओल्ड एज में भी है कि आपको पता लग रहा है कि बहुत तेज़ बुखार चल रहा है और रिकवरी अच्छी नहीं हो रही है, 2-3 दिन हो गए हैं, खाना पीना नहीं है और कॉफ़ है जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है और पूरी रात डिस्टर्ब गुजरी है। तो मेरा ख्याल है कि इनमें से कोई भी सिम्टम
जो सिविरिटी की तरफ चला जाए, चाहे वो 103 104 फ़ारेनहाइट का फीवर है सही। या वो सिर्फ सांस में तकलीफ़ है या इन दोनों का तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन खाना पीना बहुत कम कर दिया है, ये सारी अलामात ऐसी हैं कि जिनमें आपको फ़ौरन से हॉस्पिटल में या डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए। बिल्कुल सही जी। डॉक्टर साहबा, निमोनिया के हवाले से गुफ्तगू करते हुए आप इस पे, फिर मैं आप डाइट के हवाले से बात करूंगी जी। जी, एक तो पहली बात ये है कि निमोनिया जो है ये होता क्या है, ये इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है। जो लंग्स होते हैं ना, यानी कि फेफड़े, उनके आगे एक छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं जिनको कहते हैं एल्वियोलाई। ठीक है। ये उसकी सोजिश या इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से बैक्टीरिया या वायरस या फंगस उसको इन्वेड कर जाती है, तो निमोनिया हो सकता है। अब जो वर्ल्ड निमोनिया डे है वो आपकी तवज्जो दिला रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, और उनका एक स्लोगन है एवरी ब्रेथ मैटर्स। सही। आपको पता है कि अब जिसका मतलब है कि हर सांस जो है उसका एक वैल्यू है, बिल्कुल। कीमती है, ठीक है। आज तक हमने उसको कभी गौर से सोचा नहीं था, ठीक है। सांस को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ब्लड प्रेशर हाई हो जाए बहुत मुसीबत, ब्लड शुगर हाई हो जाए बहुत मुसीबत, दर्द हो जाए बहुत मुसीबत, लेकिन हमने ब्रीद करना ही सही नहीं सीखा। इसके लिए बहुत सारी ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं ताकि आपके लंग्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हों। ठीक है। जैसे हम एक्सरसाइजेस करते हैं और वैसे लंग्स की भी एक्सरसाइजेस होती हैं। और जब हम निमोनिया पे आते हैं तो एक तो निमोनिया होता था, सुंदर सास से 3 साल पहले कहते थे जी फलाने को निमोनिया हो गया, ओहो अल्लाह मियाँ खैर करे, क्या हो गया, ठंड के दौरान ज़्यादा हो गया, एल्डरली लोगों में, ज़ईफ़ लोगों में हो गया, सही। बच्चों में हो गया, बड़ों में हो गया। कोविड-19 जो था वो निमोनिया की फॉर्म में आया था और कोविड निमोनिया उसको कहते थे। सही। ठीक है, जिसमें बहुत सारे, आपको पता है कितना उसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट रहा है। सो द थिंग इज़ कि आपकी तवज्जो इसलिए इस तरफ दिलाई जा रही है कि वो लोग जिनको पहले ससेप्टेबिलिटी हो, मसलन जिनके ब्लड शुगर हाई हो, जो वैसे बीमार हों, जो स्मोकिंग करते हों, सही। जिनको एस्थमा वगैरह का कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी लंग का COPD हो, यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो कि होती है लोगों में जो स्मोक करते हैं, शीशा वगैरह करते हैं, स्मोक का होना, क्लाइमेटिक चेंज। तो क्लाइमेटिक चेंज और ये सारे फैक्टर्स इन कॉम्बिनेशन विद कोविड-19 ने हमें ये बताया है कि लंग्स की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। सर, ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हुए, अगर खुदा ना खास्ता किसी को निमोनिया हो गया है, रिजल्ट्स टेस्ट करवाए हैं, अब फिर व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप ट्रीटमेंट की बात करें? देखिए, ट्रीटमेंट से पहले आपको डायग्नोस करना होता है कि निमोनिया की असल कॉज क्या है। ठीक है। जैसे मैडम ने बड़े अच्छी तरीके से बताया कि निमोनिया किस किस वजह से हुआ। लेटली कोविड-19 की वजह से हम लोगों ने बहुत सारा देखा, हॉस्पिटल्स में देखा, सुना, टीवी पे देखा। तो उसमें सबसे पहले ये कि किस वजह से है, वो वायरल है, ओके। वो बैक्टीरिया की वजह से है, वो किसी फंगस की वजह से है। तो उसमें ये है कि कंप्लीट हिस्ट्री आपको चाहिए कि भाई ये कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे ये वर्सन हुआ, कैसे ख़राब हुआ। तो उससे आपको बीमारी का अंदाज़ा हो जाता है और आप एहतियातन एम्पिरिकली, जिसको हम कहते हैं, अंदाजे से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते ठीक है। हैं। उसमें हम बेनिफिट ऑफ डाउट पेशेंट को देते हैं कि अगर हमें थोड़ा सा भी शक है बैक्टीरियल हो सकता है तो वी स्टार्ट विद एंटीबायोटिक्स। ठीक है। लेकिन यूजुअली जो अगर वायरल निमोनिया की बात करें तो उसमें एंटीबायोटिक्स का इतना रोल है नहीं और हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते भी नहीं हैं। हाँ, कुछ स्पेसिफिक हो तो फिर और बात है। तो वो बेसिकली कॉज डिपेंडेंट है। फर्ज करें आपको पता लग जाता है कि कॉमनली डॉक्टर साहब कौन सी, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, कॉमनली ज़्यादा कॉज क्या होती है? देखिए, सबसे कॉमन कॉज तो वायरल ही है। ठीक है। ठीक है, वो वायरल होता है जो कि सेल्फ आप कह लें, आप खुद से ही रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन जो हमारे हॉस्पिटलाइज होते हैं पेशेंट और जो हमारे पास ज़्यादा आते हैं उनमें बैक्टीरियल ज़्यादा ठीक है। उसमें फिर एंटीबायोटिक्स का रोल है कि भाई आपको वो देने पड़ते हैं और टाइमली देने पड़ते हैं। अगर आप डिले करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से फैल सकता है। और कितना अरसा लगता है इसके साथ, मतलब इसके डेंजर जोन से निकलने के लिए? फिर जारी बात है रिकवर करने में तो टाइम लगता ही लगता है, लेकिन कितना टाइम लगता है? देखिए, नॉर्मली 7 to 10 डेज तो लग जाती है। ठीक है। ठीक है, उसमें तकरीबन इम्प्रूवमेंट पेशेंट शो करना स्टार्ट हो जाता है और आपको लग रहा होता है कि अगर फर्ज करें तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, ऑक्सीजन के बगैर उसको सांस सही नहीं आ रही है, तो जब मेडिसिन के इफेक्ट आएंगे तो उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। फाइनली वो अपनी रूम एयर पे ही सांस सही ले रहा होगा। बिल्कुल सही। और जो उसको सांस की तकलीफ है वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। उसके जो सिम्टम्स हैं फीवर के वो भी जाना स्टार्ट हो जाएंगे और उसकी कॉफिंग भी रुक जाएगी और उसके जो बाकी टेस्ट हैं जो इनसे हम मॉनिटर करते हैं
वो भी पॉजिटिव आ जाएंगे कि पता लग, मैं पॉजिटिव से मुराद ये है कि वो इम्प्रूव करने लग जाएंगे। सही। डॉक्टर साहब, नेबुलाइज करना भी सजेस्टेबल होता है कि नहीं निमोनिया? कोर्स वो डॉक्टर जो है वो आपको खुद भी, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, पीडियाट्रिक्स में तो नेबुलाइजेशन बहुत, बल्कि घर में ही कह देते हैं कि मशीन आप रख लें, खुद होती है छोटी सी, वो आप करके। लेकिन फिर भी जो एक डिसेंट तरीका, जो वैसे भी सांस की कोई प्रॉब्लम हो तो स्टीम इनहेलेशन का काफ़ी एक है, और स्पेशली अगर उसके अंदर आप मेंथोलेटेड क्रिस्टल्स डाल लें तो वो और भी आपके ट्रैक्ट्स को खोल देती है। सबसे ईजीएस्ट तरीका तो ये है। और जो सुंदर जो डाइट में आते हैं ना, मसलन अब किसी को निमोनिया हुआ है, उसको सांस लेना मुश्किल हो रहा है, ठीक है, जब डॉक्टर साहब बता रहे थे कि सांस लेने में मुश्किल होना, ऐसे पेशेंट को आपने हार्ड ग़िज़ा नहीं देनी, आपने रोटियां नहीं देनी, आपने देसी घी से भरी हुई चीज़ें नहीं देनी, आपने देने राइस, खिचड़ी टाइप। सही। और उसके अंदर दही हो, दूध हो, वो मतलब जैसे बहुत सेमी सॉलिड टाइप। सही, लिक्विड ही लेकिन सॉलिड ना हो, बीच का कोई हो। और थोड़ा थोड़ा दें। आपने देना है कोकोनट वाटर, ठीक है। कोकोनट वाटर यानी कि नारियल का पानी, इसमें बहुत अक्सर एक इसकी सही होने में करता है। आपने देने हैं सूप्स, आपने उस एरिया को गर्म रखना है, आपने ये कोशिश करनी है कि आपके मरीज़ के इर्द गिर्द कोई स्प्रे ना हो रहा हो। अक्सर ये क्या होता है, ये मच्छरों के स्प्रे, डिओड्रेंट्स लगानी, एरोसॉल स्प्रेज जो होते हैं वो नहीं करने। आपके जो घर के कारपेट्स हैं, मैं उसी तरफ आ रही थी, वो प्लीज उठा के बाहर उनको रख दें धूप के अंदर, धूप लगवाएं। जो तौलिए, तकिए, इनको भी आप धूप लगवाएं, ताकि जो पेशेंट, और पेशेंट को खुद भी धूप में, क्योंकि देखा गया है कि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी, इन तीनों का रोल बहुत देखा गया है निमोनिया के अंदर। इनफैक्ट बच्चों से डॉक्टर साहब एग्री करेंगे कि बच्चों में विटामिन ए की 7 सप्लीमेंटल थेरेपी करते हैं टू गेट अवे विद दिस। जिन बच्चों में, जब हजरात में विटामिन डी कम है, उनको फिर विटामिन डी, अभी ये कोविड में हम बात करते थे कि विटामिन डी कितनी जरूरत, कहते हैं सनलाइट में जाके बैठ जाओ, तो ये लाजमी चीजें जो कि करनी। बिल्कुल सही जी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें डाइट की इसमें ऐड करते हुए, देखिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, विटामिन ए, डी और ई, बेसिकली सी, ये तीनों विटामिन आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। अब आपने, जब आपकी बॉडी ही वीक हो जाएगी, एक इन्होंने पहले भी बड़ी अच्छी बात की थी कि जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं वो ज़्यादा प्रोन है सिवियर इलनेस की। देखें ना, हमारे पास क्योंकि मैल न्यूट्रिशन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि निमोनिया के साथ उनकी डेथ हो जाती है, जो कि असूलन नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एक उसका वज़न जो है उसकी आइडियल वेट से 10-20 टाइम्स लेस है, ठीक है। तो उस पर एक तो बीमारी हमलावर बड़ी ज़्यादा होती है और फिर उसकी सिविरिटी बढ़ जाती है। ठीक है। तो डाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। देखें, आपकी डाइट अच्छी होगी, आप मल्टीविटामिन डेफिशिएंट नहीं होंगे, तो आप किसी भी बीमारी को लें, चाहे वो निमोनिया, चाहे वो कोई और बीमारी है, कोई भी इन्फेक्शन डिजीज़ है, उससे आपका रिकवर करने का प्रोसेस भी तेज़ हो जाता है और आपको सिविरिटी भी वो फेस नहीं करनी पड़ती है। और यहाँ पर एक बात और है कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली विटामिन डी डेफिशिएंट कौम है, ठीक है। मेजॉरिटी हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनके डी लेवल्स या तो इनसफिशिएंट होते हैं या बॉर्डर लाइन पे होते हैं। और ये मैं आम की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छी क्लास के लोगों की, ऐसा ही है, जो कि खाते पीते घराने के लोग हैं। बिल्कुल। तो विटामिन डी सप्लीमेंट इसलिए हम लोग दे देते होते हैं जैसे ही हमें कोई शक पड़े कि भाई ये इसकी डाइट में वो चीज़ अच्छी नहीं है। और उसके बाद विटामिन सी की बात आई तो सिट्रस फ्रूट है आपका। ए की बात की मैडम ने, ए आपका पूरा जो नोज से ले के नीचे तक जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये विटामिन ए इसको मतलब इसमें जितनी भी टूट फूट होती है उसमें वो रीबिल्ड करने में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिल्कुल। जिस तरह मीजल्स आते हैं, मीजल्स निमोनिया, उसमें WHO की रिकमेंडेशन है कि आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट के साथ विटामिन ए की 2 मेगा डोजेस देनी है, यानी 2 लाख इंटरनैशनल यूनिट्स। बिल्कुल सही। तो ये तो प्रूवन फैक्ट है कि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जब आपका ओवरऑल न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आप उससे रिकवर जल्दी कर बिल्कुल। माजरत के साथ हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो बीमारी को हमें समझ नहीं थी कि कंटेजियस है। नज़ला ज़ुकाम भी होगा ना, कुछ नहीं होता, मुझे तो कुछ भी नहीं है, तो वो फिर ये आपको एहतियात खुद भी करनी चाहिए। और फिर जिस घर में बच्चे हैं, और हर घर में बच्चे होते हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, बड़े बुजुर्ग और बच्चे, तमाम अफराद। लेकिन मुझे लगता है आप बेहतर इस्लाह दोनों कर सकते हैं कि ये एज ऐसी होती है, बड़े बुजुर्ग जहाँ पे और बच्चे हों, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और इसमें एक चीज़ बस आखिरी ऐड करूँगा, देखें अभी आजकल जैसे अब ये विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो
इसमें ना एक नमोनिया H1N1 जो कि स्टार्ट हुआ, उसके लिए ना वैक्सीन अवेलेबल है। ओके ठीक है, तो मैं प्रोग्राम के थ्रू मैसेज देना चाहूँगा कि ये फ्लू शॉट्स आम ज़बान में इस्तेमाल होते हैं, वैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, ठीक है। ये रेडीली अवेलेबल है और ये Excellent. बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं ठीक है। है, बिल्कुल सही। मतलब देखें, अगर खुदा ना खास्ता किसी को नमोनिया हो जाता है तो मैं कहता हूँ इवन गवर्नमेंट भी, अगर गवर्नमेंट सेटअप में भी जाते हैं तो पूरी फैमिली की डिस्टर्बेंस, ऐसे। उनका पैसा लगता है उस पर, और ये वैक्सीन इतनी महंगी नहीं है, अराउंड मेरे ख्याल 1500-2000 की डॉक्टर साहब जान से तो ज्यादा ये कीमती ज़रूर कुछ लगवा नहीं। लेना। जान से कीमती नहीं, ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि वैक्सीन अवेलेबल है। जी Exactly. डॉक्टर साहबा कुछ कहते हुए इसमें ऐड करते हैं। जी बिल्कुल, यही मैं डॉक्टर साहब से ये कहूँगी, डॉक्टर साहब की बात से आगे लेके चलती मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि ये जो फ्लू शॉट्स है ना, फ्लू शॉट्स हम कोविड-19 के बाद भूल ही गए हैं, वरना इतना इंपॉर्टेंट होते थे फ्लू शॉट्स। और ये जो बच्चे स्कूल गोइंग किड्स होते हैं, जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, जिनको अस्थमा है या उनके इम्यून सिस्टम्स लो वीक है, उनको ये, जैसे हम टाइफाइड का शॉट स्विमिंग से बिल्कुल, पहले नहीं बिल्कुल। लगवा देते गर्मियों में, ऐसे ये लगवाने बहुत लाजमी होते हैं। और इसीलिए अपने बच्चों को और एल्डरली लोगों को जो ससेप्टेबल टू सच प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको आप ज़रूर लगवा लें। बिल्कुल और सही। जो छोटे बच्चे हैं, उनको जब फीड करा रहे हो तो उनका उठा के कमर थोड़ा सा फीड कराएं, जो बिल्कुल लेटे लेटे दूध दे रहे होते ऐसा हैं, ही दैट्स है। वेरी वो रॉन्ग। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये डॉक्टर साहब, मुझे तो आई रिमेम्बर मेरी दादी नानी कहती थी कि ऐसा पोस्चर होना चाहिए कि गर्दन ऊपर की तरफ भी ना हो लेकिन नीचे भी ना हो, मिडिल पोजीशन में हो। थोड़ी स्लैंटेड होनी 45 डिग्री बिल्कुल ऐसे, हाँ ताकि बिल्कुल वो एस्पिरेट नहीं करे। बिल्कुल ऐसा ही इजीली। और यहाँ पे ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे मैं ये टॉपिक भी साथ बात करते हुए बच्चों की, तो निमोनिया के हवाले से तो हो ही रही है गुफ्तगू। पोलियो के कतरे, ख़वातीन हज़रात, पोलियो के कतरे प्लीज़ अपने बच्चों को पिलाएं, और ये आपने फ़र्ज़ अपना पूरा करना है, क्योंकि खुदा ना खास्ता उम्र भर की माजूरी से आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैसेज भी देना कि पोलियो के कतरों को नॉन सीरियस नहीं लेना, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 5 साल की उम्र तक। डॉक्टर साहब यहाँ पे मेरा वो कर दीजिएगा अगर इस्लाह की 5 ज़रूरत साल है, कि 5 साल की उम्र तक बच्चों को पिलाते रहें पोलियो के कतरे। थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू साहब, सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच। सेम है। थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान, बहुत सारी गुफ्तगू ब्रेक के बाद। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक के बाद जिन मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, अगर मैं तारुफ़ खास साहब का उस्ताद अशरफ शरीफ खान पुंछ वाले, और ये तलफ़्फ़ुज़ में देख के, ताकि ज़ेर ज़बर पेश की गलती ना हो, और यहाँ से भी गुस्से की आवाज़ आनी है और उधर से भी गूरी आनी है, लेकिन खास साहब की बात करें, वी आर वेरी ऑनर्ड। और बहुत अरसे बाद इनका मैं इंटरव्यू कर रही हूँ, मैं पिछले जिस चैनल पे थी वहाँ पे मुलाकात इनसे हुई थी। और ख़वातीन हज़रात, जब हम उस्ताद अशरफ शरीफ खान साहब की बात करते हैं तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और इनकी एक लेगेसी है, और ये अपने वालिद साहब की लेगेसी को आगे लेकर बढ़े। और इनके वालिद साहब की भी बात करें तो एक इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं, मशहूर सितार नवाज शरीफ खान पुंछ वाले के ये साहबजादे हैं। और खान साहब की पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ बड़ी वाबस्तगी है, बड़ी फॉन्ड मेमोरीज़, और जर्मनी में मुकीम होते हैं, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहकर और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। बट सच अ हम्बल सोल एंड पर्सनैलिटी। और ये मैं आपको ज़रूर बताती चलूँ, कार्ड मैं इधर रख रही हूँ, कि जो सितार है ख़वातीन हज़रात, ये एक ऐसा साज है जिसको समझने का, सीखने का और जानने का ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। इन पे अबूर हासिल करने के लिए एक बड़ी तवील अरसे की ट्रेनिंग है जो जारी रहती है, तो आप वो अबूर हासिल कर लेते हैं। और ख़ास साहब को अल्लाह ताला ने ये ख़ास करम दिया है, और ये ख़ास इन पे ही इज़ ब्लेस्ड माशाल्लाह से। सो इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ेर ज़बर पेश की कोई गलती तो नहीं हुई? अभी तक तो नहीं हुई। और सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है खास साहब का। इट्स ऑलवेज अ ट्रीट टू इंटरव्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड ऑलवेज प्लेजर। मैं मोहसिन भाई का और पीटीवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जब मैं आता हूँ ये मुझे वेलकम करते हैं, रियली ऑनर्ड। आपका तो अपना घर है खास साहब, Yes. पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के स्टूडियोज। एब्सोल्युटली, मेरा बचपना यहाँ गुजरा है। मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी, आई थिंक अगर मैं गलती पे नहीं हूँ 79, ओके। वालिद साहब के साथ।
और वो पीटीवी का राग रंग प्रोग्राम होता था ठीक है। उस ज़माने में, तो वो मेरी पहली और बल्कि मेरा जैसे कह ले डेब्यू जो है वही था पीटीवी का भी उसी वक्त में ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में। तो ये मेरा ईयर 11 साल 10 साल एज होगी, 10 और 11 10 साल की जी, उम्र में। हाँ साहब, पहली बार स्क्रीन के सामने परफॉर्म करना 10 साल की उम्र में, बहुत सख्त और हार्ड। मुझे याद है अच्छा उसी अरसे में, यानी कि उससे एक हफ़्ता पहले या 2 हफ्ते पहले YMCA हॉल होता था ठीक है। और एक हमारी म्यूज़िक गिल्ड होती थी, पाकिस्तान म्यूज़िक गिल्ड, उसमें सब आर्टिस्ट होते थे, यानी कि उसमें जो ऑडियंस और परफॉर्मर, एक्सेप्ट मेरा ख्याल में मुझे याद पड़ता है कि मेहंदी साहब नहीं थे, बाकी सब लोग थे ओके। तो जब स्टेज पे खान साहब के साथ जब मेरी एंट्री होने वाली थी तो वाले खान साहब ने पूछा हाँ क्या हाल है, तो मैंने ऑनेस्टली बता दिया मेरी टांगें काँप रही हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने मुझे देखा, उनका एक स्टाइल था, वो गर्दन मारते थे, यानी कि बड़े, और वो मैं समझ गया कि ये अब नाराज़ और गुस्से में। उन्होंने कहा अभी से टांगें काँप रही हैं, अभी तो स्टेज पे जाना है। अभी तो जाना है। तो रियली वो जो एक ग्रीन रूम से या बैक रूम से स्टेज पे जाने का जो वक्त था वो बड़ा ही अजियत वाला वक्त था। सही। और लेकिन जब मैं स्टेज पे बैठा तो 3 और 4 मिनट के बाद फिर ये हो रहा था कि मैं उनको बजाने नहीं दे रहा था। बजाने नहीं, बिल्कुल सही। लेकिन ये डर तो नहीं, मैं कहूँगी ये थोड़ी सी हिचकिचाहट रहनी चाहिए इंसान में, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज गुड। एब्सोल्युटली, ये अभी भी है। वही ये अभी भी स्टेज पे जाने से पहले एक झुरझुरी आती है। सही। आई थिंक वो एक अलार्म होता है आर्टिस्ट के लिए कि कॉन्शियस रहे, वरना कई दफ़ा जिस दिन झुरझुरी और वो खौफ नहीं होता उस दिन प्रोग्राम ख़राब हो जाता है। बिल्कुल सही। ये मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हर एक आर्टिस्ट का अपना एक्सपीरियंस होता है, तो ये होना ज़रूरी है आई थिंक। सही। सर, जिस दौर में फिर आपने वालिद साहब की एक लेगेसी, सवाल बड़ा टिपिकल सा है लेकिन जानना ज़रूरी है कि जो ये शौक़ पैदा हुआ, ये सितार के साथ जो दोस्ती है और फिर ये रिश्ता ऐसा ताल्लुक़ बन गया कि इसकी वजह से पूरी दुनिया में एक नाम मिला अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया, वालिद साहब का, फैमिली का भी अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से वालिद साहब की वजह से या एक जिम्मेदारी आई थी कि चूँकि वालिद साहब हैं तो फिर किसी ने तो लेगेसी आगे लेकर बढ़नी है? नहीं, ऑफ कोर्स आप एक, हमें एज ए ख़ानदानी जो म्यूजिशियन होता है, बच्चा होता है, उसको एक प्रिविलेज, उसको आई थिंक हर फील्ड में, ठीक है। अगर डॉक्टर है, उसकी फैमिली में डॉक्टर्स हैं तो उसको वो एक एटमॉस्फेयर मिलता है तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। सही, लेकिन रुझान होना उस बच्चे का उस यस, तरफ, वो भी तो है। यही मैं कि हम माशाल्लाह बहन भाई हम काफ़ी, तो मेरा इसमें ज़्यादा बचपन से ही रुझान था ठीक है। कि मुझे एक तो स्कूल जाने से दिल नहीं करता था, तो मैं सितार, जिस दिन नहीं गई सितार पकड़ ली तो वाले साहब छाड़ते नहीं थे। तो लेकिन रुझान था सही। बचपन से ही मुझे, अगर मैं बात कहूँ कि पहले दिन से लेकर अब तक मुझे ये पता है कि मैंने सिर्फ उस वक्त मैंने सितार बजाना और कुछ नहीं करना। तो ये मेरा बचपन से, और फिर जाहिर है कि घर में जो माहौल, वाले साहब को देखना, जिस तरह से लोग, उनकी एक इंसानी नेचर है बिल्कुल कि हर कोई चाहता है कि सेंटर ऑफ अटेंशन हो, लोग उसको देखें, उसको, तो ये लगता था अच्छा इनको लोग इज़्ज़त करते हैं तो ऐसी मेरी भी इज़्ज़त हो, ऐसे मुझे भी लोग देखें और मैं भी चाहता हूँ। तो वो सब चीज़ें मिल के, लेकिन बुनियादी चीज़ आपके अंदर वो चीज़, शौक़ नहीं होगा तो ये चीज़ें थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल सही। तो ये बचपन से ही था। सितार की जब हम बात करते हैं, इस साज को कितना वक्त के साथ साथ लोगों ने समझा है, क्योंकि जितनी हम तारीख़ पे नज़र दौड़ाएं तो इसकी बड़ी अहमियत रही है और इसको समझना भी एक आर्ट है। कोई भी साज हो, लेकिन सितार की मैं समझती हूँ एक अपनी ही जगह है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सितार की अगर मैं छोटी सी शॉर्ट एक इसमें कोशिश करूँ, हिस्ट्री 1600 में ये इंस्ट्रूमेंट सेंट्रल एशिया से, जब मुसलमान अम्पायर जो कह लें या मुग़ल अम्पायर या उस वक्त, उससे पहले टर्क और अरब और सेंट्रल एशिया से जो भी आए, तो वो उस ज़माने में जब म्यूजिशियंस और स्कॉलर उनके साथ आए तो सितार जो है ये मिक्सचर ऑफ जैसे कह लें कि इंडियन इंस्ट्रूमेंट कॉल वीना एंड जो सेंट्रल एशिया के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसमें साज है, जिसमें तार है इन पर्शियन, और जिसमें तंबूर है, तो ये उसका एक किस्म का मिक्सचर है, ये डेवलप किया मुसलमानों ने। तो तबला एंड सितार ये टिपिकली और स्पेशल ये मुसलमानों की
इन्वेंशन है। तो उसमें फिर जाहिर है कि हमारे मैं इसको एक्चुअली कहता हूँ साउथ एशियन क्लासिकल म्यूजिक। ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें फिर वो पूरा एक एशिया आ जाता है बिल्कुल। जिसमें हमारे नेबर कंट्री भी है और पाकिस्तान, वरना एक ख़ास जेन में बात आती है कि ये म्यूज़िक, ये इंस्ट्रूमेंट बिलोंग टू समवन ऐसा ही है, लेकिन ये इस खित्ते बर्रे सगीर ये की, बर्रे सगीर का है, हमारी स्पेशलिटी नॉर्थ की तरफ अगर एंड इट आप हैज अ आए। हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री है। Absolutely. तो ये इसमें रागदारी, ताल, जितना हमारा इसमें मुस्लिम स्कॉलर, मैं मुस्लिम ऐसे मैं रिलीजियस उसमें बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जनरल हम, लेकिन fact बट है ये। इट हैज अ इम्पोर्टेंट एक हिस्ट्री जो इस fact है ये, बिल्कुल सही। इसमें हिस्ट्री है, इसमें मैं कोई अपनी तरफ से कोई, तो वो इन्फ्लुएंस, तो ये सितार और तबला, ये टिपिकल हमारा जैसे कह लें कि इसमें ओल्ड इंडिया और उसके बाद जो मुस्लिम इन्फ्लुएंस हुआ है, तो ये बिल्कुल। उसका ही कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल सही। सर, जब आपने फिर स्टार्ट किया गोल्डन टाइम, उस दौर में इतने बड़े बड़े लोग, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के यही स्टूडियोज और बड़े बड़े नाम जिनसे मुलाकात करने का आपको ज़रूर मौका मिला होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहली कौन सी मशहूर ऐसी शख्सियत थी जो आपने देखा एंड यू वर स्टार स्ट्रक? ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं कि मेरे घर में इतनी बड़ी शख्सियत थी कि दूसरी तरफ ध्यान ही नहीं पड़ता वाह था। वाह। तो लेकिन यहाँ आने से मुझे याद है कि जब राग उसके क्योंकि वालिद साहब का इंतकाल हो गया था 1980 में, 1980 में, तो फिर यहाँ जब मैंने बाकायदा अपना प्रोफेशन शुरू किया उनके बाद एक बाकायदगी से, तो उसमें उस ज़माने में आपको पता है पीटीवी का जो ड्रामा का जो एक एरा था वो बहुत रिच एरा जैसे कह लें। अभी भी हम वो ड्रामे और वो म्यूजिकल शोज जो थे और एक इट्स गोल्डन टाइम ट्रू ट्रू पीटीवी का, तो उसमें जाहिर है कि जो हमारे जो म्यूज़िक फील्ड में थे वो तो हमारे हम कहीं ना कहीं से रिलेटेड हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, मिलते हैं, लेकिन जो एक उस वक्त जो स्टार ड्रामा के जो स्टार थे, मुझे याद है एक दफ़े यहाँ हम राग रंग की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो एक ड्रामा चलता था जिसमें मेरा ख्याल में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अंधेरा उजाला बिल्कुल पुलिस बिल्कुल, कवि खान साहब, जमील फ़खरी साहब, इरफान खूसट साहब, बिल्कुल। तो हम वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे राग रंग की, तो उन्हें पता चला कि राग रंग की रिकॉर्डिंग है, तो जमील फ़खरी साहब आ गए, ठीक है, और इरफान खूसट साहब, मैं कवि साहब नहीं थे, लेकिन ये लोग आए और वो तस्वीर भी कहीं ना कहीं होगी, तो उनको जब देखा सामने, ओए कि जो आप किसी स्टार को देखते हैं, तो वो बड़ा अच्छा वो लगता था। और फिर इनके साथ मेरा बचपना गुजरा, जैसे उस्मान पीरज़ादा साहब की फैमिली हो गई, इसमीना पीरज़ादा, so it was just like family. Yes, yeah. So ये लोग, आई एम वेरी लकी, मुझे बहुत प्यार मिला है और अभी तक लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो इन लोगों से बड़ा मुझे एक राब्ते में एसोसिएशन और ताल्लुक है, और वो एक तरबियत भी घर से होती है एक बच्चे की, कि वो आजी, इनकसारी और एक वो हम्बलनेस भी होनी चाहिए, और प्यार समेटने का और इज्जत समेटने का हुनर भी आना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी सर, आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक ख़वातीन नौज़ा, तो फिर वापस आते हैं। वाह, फॉन्ड मेमोरीज, और खासा मुस्कुरा रहे क्योंकि कुछ हमने गुफ्तगू की, वो मैं खासा को कहा, खासा आप ही है ना, तो खासा ने कहा मैं ही हूँ, और अभी भी वैसे ही है। अभी भी ऐसा ही हूँ, थोड़ा सा वैसे चेंज आ गया, लेकिन यहाँ कैमरे का है वो नहीं, यहाँ से और यहाँ से मैं वैसे ही हूँ। वैसे ही, और होना भी चाहिए, ऐसा ही है, बिल्कुल। खासा, ये महफिल याद आपको? ये अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो ये इस्लामाबाद में फ्रेंच कल्चर सेंटर की, ठीक है, और इस तरह की और भी पीटीवी की भी रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें राग रंग है, और एक प्रोग्राम आता था उसमें, एक्चुअली बहुत सारे प्रोग्राम इसमें। हाँ, आपको एक और दिखाएं क्लिप? बिल्कुल, फिर एक और जरा दिखाते हैं ख़वातीन नौज़ात क्लिप, और फिर वापस आते हैं जी। अरे वाह, अरे वाह, खासा, ये आप ही हैं? मैं 100%।
पक्का? यहाँ गवाह भी बैठे हुए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर की ये प्रोडक्शन जी। ये यहाँ की रिकॉर्डिंग है। तारी भाई साथ में है, अपना हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम तबलिग का, तो ये मेमोरीज। अच्छा, जो मैंने क्लिप में जो मैंने एज अ ऑडियंस जो नोट किया, ऑब्जर्व किया, वेरी फोकस्ड, और आपकी एज गालिबन टीन्स में आप टीन्स, होंगे, ये आई थिंक 16-17 के 15 से 18 के दरमियान में। Exactly. यस अब इस एज में एक बच्चा या एक लड़का इतना फोकस्ड होना और इतना मोटिवेटेड होना और डेडिकेशन के साथ, मैंने जितनी दौरानिया का क्लिप है इसमें मैंने ये नोट किया, सर ये प्रैक्टिस के साथ या वक्त के साथ या घर का माहौल ऐसा था इस वजह से? सारी चीज़ें इसमें, घर का माहौल और प्रैक्टिस, और जो मैंने अभी बात की कि बचपन से आपको अपने काम से इश्क हो, तो वो ये इंस्ट्रूमेंट से मुझे बचपन से था। फिर एक, क्योंकि बहुत अर्ली एज में वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो वो एक जिम्मेदारी बन गई बिल्कुल। कि ये काम जो है मुझे इसको आगे लेके चलना है। और स्पेशली जब आपके साथ कोई बड़ा नाम जुड़ा हो, तो लोग फिर आपको किसी और अंदाज से देखते हैं। बिल्कुल। फिर वो इनफ, जो थोड़ा सा बजाना वो इनफ नहीं होता, इवन गुड बजाना भी इनफ नहीं होता, यू हैव टू प्रूव समथिंग। फिर आपका मुकाबला आप ही से है। फिर आपसे ही है। एक्चुअली ये तो अगर इस फिलॉसफी पे बात करूँ, आपका मुकाबला आप ही से होता है। लेकिन लोग समझते नहीं है ना ये। नहीं, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि, क्योंकि हम जिस दुनिया में हैं इसमें आपको दुनिया के साथ भी चलना है। अगर ये समझ में आ जाए तो बात तो बड़ी सिंपल है, लेकिन हम, इंसानी नेचर ऐसी है कि जब तक उसको मुश्किल ना किया जाए हमें उसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता। बिल्कुल, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो मेरा ख्याल में बुज़ुर्ग, आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपके दोस्त, आपकी जो सोसाइटी है, वो अगर आपको अच्छी मिल जाए तो आपका रास्ता आसान हो जाता है। अगर आप बदकिस्मती से, मैं किसी को भी बदकिस्मत नहीं कहूँगा, बस कह ले कि एक्सपीरियंस किसी का, तो बात आसान है लेकिन समझने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जल्दी समझ आ जाए तो आप अपने लिए आसानी पैदा करें, दूसरों के लिए भी जो आपके आसपास हैं। बिल्कुल सही। हाँ साहब, अब चूंकि आप मौजूद हैं, अरे आप और आपके फैंस जिनमें हम भी शामिल हैं, ये इन लोगों के साथ हमारा जवानी जो है, वैसे अभी भी हम जवान हाँ हैं। वही ना, मैं ये कहने लगी थी। हमारे इकट्ठा गुजरा है, पीटीवी में हमने बड़ा इकट्ठे काम किया है। तो अभी मैं एक क्योंकि जो माहौल है उसको मैं ज़रा लाइट ही रखूं, जी तो क्योंकि वो मैं अभी हम बात कर रहा था, सोफे पे क्लासिकल मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल, सही, बिल्कुल, जो लेकिन whatever suits जो you। भी हम बजाएंगे वो बेस्ड वही होगा। बिल्कुल, प्लीज। तो एक फोक ट्यून है, आप लोग समझ जाएंगे।
अरे बहुत खूब खान साहब, सीरियसली आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, Thank you, आई एम thank you, स्पीचलेस। thank you, आई एम श्योर शेफ अनम भी कुछ कहना जरूर चाहेंगी। खवातीनो हज़रात, लिटरली अनम क्या जी कहेंगी? बिल्कुल, मैं अपना काम छोड़ के ना आराम से ऐसे खड़े होके अरे सुन रही थी, इतना एंजॉय कर रही ऐसा ही है। और मैं आपको ये खवातीनो ज़ात बताऊं ज़रूर, इस साज को सुनने के भी कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। आपको सुनने के लिए एक इत्मीनान और सुकून वाली जगह पे बैठ के इसको महसूस करना है। हाँ साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अल्फाज बिल्कुल का ठीक है, बिल्कुल सही। आप महसूस करेंगे सितार को और इस साज को तो आपको समझ आएगी। और ये एक ऐसा, इसकी बड़ी मीठी ज़बान है, यस, इसकी बड़ी मीठी ज़बान है। बिल्कुल बिल्कुल। और ख़ास साहब पूरी दुनिया में आप ट्रैवल करते हैं माशाल्लाह से, जितनी भी महफिलों का इनकाद किया जाता है या कॉन्सर्ट्स कह लें, बड़े बड़े डिग्निटरीज़ के शोज़ कह लें, ख़ास साहब इतनी पजीराई माशाल्लाह हासिल होती, कितने दौरानिए के ये तो फरमाइशी प्रोग्राम तो चलता रहता होगा, फरमाइश जो आती होगी। डिपेंड करता है कि जब क्लासिकल उसमें तो ये ऐसा यानी कि, और क्योंकि मैं साथ में बहुत सारे और प्रोजेक्ट भी मेरे चलते हैं, जैसे आप ही के प्रोग्राम में याद होगा, मेरे ख्याल कराची में हमने किया था बहुत अरसे पहले, जिसमें एक जर्मन ग्रुप मेरे साथ था। बिल्कुल, लाहौर में किया था, इधर ही था। लाहौर में लाहौर में ही था, लाहौर में था। फिर मैं लाहौर से बाहर नहीं जाती। अच्छा, फिर लाहौर में था, लेकिन जर्मन ग्रुप आई रिमेंबर। तो इस तरह के प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स क्लासिकल के लिए, अब मैं लाहौर आया हुआ हूँ तो ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी एक पिछले हफ्ते, तो उसमें क्लासिकल तो ज़ाहिर है। देखें, म्यूज़िक एक ऐसा मीडियम है कि इससे आप लव और पीस, जो एक बड़ा सिंपल सा लफ्ज़ है और इस वक्त बहुत ज़्यादा हम इस पे हमें काम भी करना चाहिए, तो म्यूज़िक इज़ वन ऑफ द मीडियम कि आप उसमें अमन और पीस की बात कर सकते हैं, बिल्कुल, मोहब्बत की बात कर सकते हैं। आपने इनोवेशन भी की, तो मैं गलत नहीं होंगी, क्लासिकल तो हो गया, सेमी क्लासिकल, वेस्टर्न म्यूज़िक, फ्यूजन एक करना, ये जो इनोवेशन कहेंगे, ये सिलसिला कैसा रहा? वही मैंने जैसे कहा, आई लव इट, मैं इसको मैं कर रहा हूँ, मेरा ग्रुप हैं। और इनोवेशन में एक्चुअली ये मेरी ज़ाती राय है, ठीक है, कि सब चीज़ हो चुकी हुई है Really? दुनिया में हो चुकी हुई है। जो हमारा काम है उसको अच्छे तरीके से कर सकें, हम उसको इनोवेशन कह देते हैं। इसमें मैं सबको इंक्लूड करता हूँ। ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे, मे बी आप भी मेरे साथ मुत्तफिक ना हो कि ये काम मेरे लिए वो नया होता है, लेकिन हो सकता है हो चुका हो। ठीक है, बिल्कुल यानी कि सही। मेरा बिलीव ये है। और इसमें जो मेरे से सीनियर लोग भी हैं, मैं उनको भी इंक्लूड कर रहा हूँ। लेकिन फिर ये आप हम्बलनेस, आजिज़ी के साथ कह रहे हैं ना, आजिज़ी, ये तो ये मेरा क्रेडिट ना लेने वाली बात है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है क्रेडिट मैं तो सिर्फ गलत- अल्लाह की ज़ात का है। वाह, मैं तो ये मेरा ज़ाती अपना नहीं, फिर ये तो मानना है सब, कि ये तो खैर सबका, हाँ। मुझे उसकी ज़ात जो है वो ये हिम्मत दे देती है कि मुझे उसमें से वो चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है और मेरे नाम के साथ जुड़ जाती है वो, सही। या किसी के नाम के साथ जुड़ जाती है। तो आई थिंक, मैं तो समझता हूँ इस दुनिया में हर चीज़ मौजूद है, हमने अपना हिस्सा तलाश करना है। बिल्कुल सही। वो लकीली अगर वो मेरे नाम के साथ जुड़ जाए कि ये मैंने किया, जो कि मैं समझता हूँ कि मैं इसमें शामिल नहीं है। सिर्फ आप मेहनत करते हैं, आप अपनी स्टडी करते हैं, आप जब इस दुनिया में आते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आपको अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभानी है। सही। और जो आपको जो भी चीज़ मिलती है, या जो भी आप जिसको आप इन्वेंशन कह लें या न्यू कह लें, वो आपको, ये मेरी सोच है। बिल्कुल सही है। मैं एंड देन ये स्कूल ऑफ थॉट भी बहुत एक ये बड़ा अच्छा एक स्कूल ऑफ थॉट। खास आप जर्मनी में मुकीम है, हाउ इज जर्मनी ट्रीटिंग यू? आप इतने अरसे से, मेरा सेकंड, अब जैसे घर हैम्बर्ग मेरे लिए ऐसे ही है जैसे लाहौर, ठीक है, तो जर्मनी ट्रीटिंग मी इज वंडरफुल। तो वहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान से बाहर जितने भी ममालिक हैं जहाँ पे पाकिस्तानी मुकीम होते हैं, फिर कम्युनिटीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, आपस में इंटैक्ट होती हैं, तो फिर वहाँ पे भी ऑब्वियसली मिलना जुलना और एक हाँ, हर कम्युनिटी, मैंने बताया ना म्यूज़िक, और मैंने कभी एक कम्युनिटी पे फोकस नहीं किया। मैं आपकी बात बताऊँ, मेरे पे फिर वही नहीं, ऑब्वियसली वो तो बिल्कुल मैंने एक कम्युनिटी पे फोकस नहीं। ऑफ कोर्स मेरी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनका तो मैं सही, उनका तो हिस्सा हूँ। उनको जैसे पाकिस्तानी एम्बेसी बर्लिन में है, वो हम गाय बगाए प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो मैं वो तो मेरी ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज़ है, मेरा घर है, मुझे करना है। लेकिन मैं हर कम्युनिटी में, मेरे जर्मन दोस्त हैं, मेरे जर्मन कोलीग्स हैं, इवन मेरी बेटियां आधी जर्मन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो मेरे लिए, आई एम लकी, आई एम एक्चुअली वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन कि जहाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह
कि मेरे लिए हैम्बर्ग भी ऐसा ही है जैसे लाहौर, दैट्स वेरी गुड कि जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो मुझे खुशी हो रही होती है और अफसोस हो रहा होता है कि मैं घर को छोड़ रहा हूँ। जब वहाँ से आता हूँ तो वहाँ मुझे थोड़ा सा सैडनेस हो रही होती है कि लेकिन यहाँ कर सही, तो आई एम लकी, माशाल्लाह, आई माशाल्लाह, एंजॉय। बिल्कुल सही। हैम्बर्ग इज फॉर मी इज होम। बिल्कुल सही। अच्छा जी, तो खाने पीने का शौक है? अरे खाने वालों में से हैं या लो हैं? दीदी, खाने वालों में से भी और पकाने वालों में Really? से। नो जी। सॉरी। अच्छा अच्छा, वाकई में? हाँ बिल्कुल, ये भी पता नहीं, शायद ये आर्टिस्टों के साथ ये जरूरी है, किसी- बिल्कुल। होता है ना कि हर काम के अंदर कुछ ना कुछ चीजें वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाती हैं। ठीक पहले है। मुझे नहीं था शौक पकाने खाने का, तो बचपन से वो तो जाहिर बात है, ठीक है। वो खाना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा था कि लोग तो खाते हैं ना, मैं तब छोड़ता था जब मैं थक जाता था। हालांकि आपकी वो सेहत नहीं देख लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। नहीं वो शायद उसमें, लेकिन वो मेरा वाकई ऐसा था कि मैं जब थकता था फिर मुझे लगता था अब नहीं खा सकता, अच्छा, तो ओके। खा सही, बिल्कुल सही। तो इंटेलेक्चुअली तो ये बड़ा अजीब सा लोग कहेंगे यार ये तो जानवरों की तरह। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, ये आई डोंट केयर। बस ठीक है ना भाई, खाने से मोहब्बत हर किसी को होनी चाहिए खासा, लेकिन फिर पकाने का अब पिछले जब ये कोविड शुरू हुआ, ठीक है। क्योंकि उसमें घर में रहना पड़ा, तो जाहिर है एक म्यूज़िक तो था ही, एक म्यूज़िक और अपनी जो आप नमाज इबादत जो करते हैं, इस चीज़ ने बड़ा सहारा दिया। लेकिन उसके साथ कुकिंग का, क्यों जाहिर है बाहर जाके खाने का वक्त इजाज़त ही नहीं थी, ठीक है। तो वो सामान ला के फिर वो, क्योंकि वो मिस करते थे टेस्ट, तो वो पिछले 2-2.5 साल से पकाना शुरू किया और मुझे लगता है कि आई एम वेरी गुड कुक। ओह गुड, आप फिर इसका मतलब है अगला किचन का सेगमेंट आपसे करवाया जा सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये पका लेंगी और मैं आगे सिर्फ चमचा हिला दूंगा। अच्छा, इन्होंने वैसे आज सीजनल अंडे का हलवा बनाया, बन गया कि नहीं? बिल्कुल अंडे का हलवे की भुनाई हो रही है, क्योंकि इसकी भुनाई जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आप कहती हैं तो मैं इसकी रेसिपी शेयर बताएं कर ना, देती हूँ। प्लीज बताएं। हमने तकरीबन 12 अंडे लिए हैं। 12 अंडों में तकरीबन 4 ग्लास हमने, जो मैंने मयरिंग कप रखे थे, वो कप हमने 4 कप दूध के ऐड ऑन किए इसके अंदर, और इसके अंदर तकरीबन 18 चम्मच के करीब जो है, जो कि तकरीबन 1.5 कप के करीब चीनी ऐड ऑन की है, और साथ में इसके अंदर घी ऐड किया है आधा कप के करीब। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने इकट्ठे ही मिक्स करके, अगर आपके पास कोई बड़ा ब्लेंडर है तो उसमें कर दे, नहीं तो हैंड बीटर से होता है, आप उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद काम है जी इसकी सिर्फ भुनाई का। जैसे ही आपने इसको चूल्हे के ऊपर रखना है, आपने इसके अंदर चम्मच हिलाना शुरू कर देना साथ ही। साथ ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे पकने के लिए छोड़ देंगे तो अंडे के बड़े बड़े लम्स बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमें अंडे के लम्स जो है बिल्कुल छोटे छोटे चाहिए। अच्छा, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड ऑन किया है। अच्छा, क्योड़ा वाटर और रोज़ वाटर दोनों इसमें जाएगा, ताकि अंडे की जो स्मेल होती है स्पेसिफिक एक, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अच्छा, उसके बाद इसकी भुनाई करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब इसको भूनना शुरू करेंगे तो ये अपना पैन को छोड़ना शुरू कर ठीक देगा। है। जब ये बिल्कुल पैन को छोड़ दे, अच्छा उसके बाद क्या होगा कि ज़्यादा सारा पानी आ जाएगा, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल वो इजीली आहिस्ता आहिस्ता ये जो मुझे है, बता रही हैं, क्योंकि जी, मैं बनाऊंगी तो बिल्कुल। टेंशन होगी। तो आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, ठीक है सुंदस? तो आपने ना खराब अच्छी भी हो जाए तो तरीके नहीं से घबराना। हाँ, दूध भी नहीं कर पाना, घर वाले ही खाएंगे, खिलाऊंगी जबरदस्ती। और फिर उसके बाद इसकी भुनाई करना शुरू करनी है, और बस जब तक अच्छी तरीके से पैन में अंडा लगना शुरू हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, सही। तब मतलब आपका अंडे का हलवा रेडी है। लास्ट मोमेंट पे आप इसके अंदर पिस्ते, बादाम और चांदी के वर्क से आप इसकी Excellent. गार्निश कर सकते हैं। जितना आप सजाना चाहें। जी, और बिल्कुल। ये आप लोगों की फरमाइश पे ये आज खास तौर पे अंडे का हलवा बना, और फिर जब खासा भी कुक करते हैं, खाने का भी शौक है खासा, बाहर खास तौर पे पाकिस्तान से बाहर अपने खाने की यहाँ पे भी कदर है, लेकिन और ज़्यादा कदर आ जाती और हो है। जाती है, बिल्कुल ऐसा ही। कौन सा ऐसा खाना है, मीठा है, जो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, फिर या खुद पकाते हैं या घर में फरमाइश करते हैं? ये जिस तरह हलवे हैं, आई एम श्योर हलवों की मैं भी एक एक्चुअली अलग- हमारा मुझे आपको शक्कर और उबले हुए चावल, उस पे देसी घी, वाओ, ये मेरी फेवरेट वो है, ये है। और खाने में सब चीज़ें ही हमारे आर्टिस्टों की जो टिपिकल डिशें हैं, करेले गोश्त, धनिया गोश्त, भिंडी हर गोश्त, चीज़ में गोश्त आना ज़रूरी है। कई नहीं बगैर भिंडी बगैर गोश्त के भी। अच्छा, भिंडी बगैर। हाँ, अच्छा, वैसे दाल, मुझे एक्चुअली काली दाल बहुत पसंद है, हाँ, आई that- लव इट। और वो आप वैसे भी खा सकते हैं, बगैर रोटी के भी खा तो सकते वो मुझे ये एक्चुअली मेरा अच्छा बनाओ और जब भूख लगी वो खाना मिल हैं। जाए। बस बिल्कुल तो सही। ये नहीं कि मैं वो अक्सर एक मजाक भी और मेरी फ़िलॉसफी भी है कि वो उस 7 स्टार या 5 स्टार होटल का मुझे मज़ा नहीं आता जिसमें मैंने 3 घंटे सोना है। अरे मुझे वो जगह मज़े आती जहाँ मैं आराम से सो के उठूँ, खाना खाऊँ, वो चाहे झोपड़ी क्यों ना हो। बिल्कुल सही, ये बड़ी अच्छी सोच तो है ना। हाँ, भूख लगी हो, खाना मिल जाए,
मैं चटनी से भी खा लेता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसा ही होना चाहिए कि जब भूख लगी हो तो आपको सामने खाना मिल जाए तो इससे ज़्यादा इससे बड़ी बात बड़ी नेमत नहीं है, अल्लाह ताला का Absolute. शुक्र अदा करते हुए। अच्छा खासा पूरी दुनिया में इतना ट्रैवल किया है, सबसे ज़्यादा बल्कि पहले आगाज़ करूँगी, इंटरनेशनली सबसे पहली बार कहाँ पे ट्रैवल किया? 92 में एक पाकिस्तान से बाहर जो मेरा पहला टूर था यूएसए में, लुइविल केंटकी। ओके, वहाँ एक साउंड सेलिब्रेशन 2 फेस्टिवल था, ठीक है। और उसमें आई थिंक 32 या 22 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। तो पाकिस्तान की तरफ से मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, बल्कि जो उस वक्त जो अमेरिकन कल्चर सेंटर से मुझे जो कॉल आई कि मैंने इस रीजन से उसको विन किया है, मुझे नहीं पता कि उन्हें कहाँ से मुझे तलाश किया, क्या चीज़। तो वो मेरा पहला साउंड सेलिब्रेशन 2 फेस्टिवल, उसमें एक्चुअली मुझे कुछ अवार्ड भी मिले जो मैं नॉर्मली नहीं इसको मेंशन करता, जैसे केंटकी कर्नल का टाइटल जो है, जो उस वक्त लुइविल केंटकी गवर्नर थे, उन्होंने हमें उन सब लोगों को 22 या 32 कंट्रीज वो अपने अपने रीजन से पार्टिसिपेट कर आए थे। तो वो एक टाइटल, ऑनररी सिटीजनशिप यूएसए की, लुइविल केंटकी की, तो वो मेरा पहला टूर था। और फिर उसके बाद फिर टूर सिलसिले का आगाज़ हो गया, और 98 मैं मुस्तकिल जर्मनी में फिर मुकीम हो गया। बिल्कुल, लेकिन फिर जर्मनी में सिर्फ मुकीम नहीं हुए, पाकिस्तान आना जाना रहा अपने काम। मैं कई दफ़े मेंशन कर चुका हूँ, मुझे ज़्यादा तवील दौरानिए के लिए नहीं आप शुरू में शायद कुछ अरसा में 5 साल का गैप पड़ा। ठीक है, वो तो ऑब्वियसली एक सेटल डाउन होना होता है एक जगह पे। बिल्कुल, वो सेटल डाउन और थोड़ा सा एक चीज़, नई चीज़ होती है, फैमिली, ऐसा ही है, तो वो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होता है। तो लेकिन मेरी एक, जैसे मैंने अभी तक जर्मन पासपोर्ट नहीं लिया। ओह, क्यों? क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लोग तो खासा सबसे पहले आई नो, अभी भी लोग, मेरी जो दोस्त हैं और मेरे सब, वो इस बात पे हैरान हैं, परेशान हैं, और कुछ तो मुझे अभी तक मेरे जहन में बात बैठ नहीं रही। ओके, आई एम लिविंग देयर, मैं वहाँ का रिहायशी हूँ, वहाँ का मुकीम हूँ, मैं टैक्स पे करता हूँ, मैं सिर्फ वोट नहीं डाल सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये पासपोर्ट मेरी पर्सनैलिटी के साथ सूट करता है। वो ठीक है, ये धरती माँ है, तो इस माँ ने शनाख्त दी है। बिल्कुल, आप पाकिस्तान से बाहर भी मुकीम होगे तो खासा बाद में है, पाकिस्तानी पहले, ये बात। तो और मैं जर्मनी को भी अपना घर, मैं ये कहता हूँ कि मैं 2 कंट्री को, 2 कल्चर को रिप्रेजेंट करता हूँ, फर्स्ट पाकिस्तान एंड देन जर्मनी, और जर्मनी और व्हाटएवर। तो मुझे अभी तक ये, यानी कि मेरे लिए पासपोर्ट लेना कोई मसला नहीं है, नहीं, कभी भी नहीं रहा। लेकिन आपकी रूट्स यहाँ की हैं, वो जो कल्चरल वैल्यूज, वो जो एक फॉन्ड मेमोरीज, और जो फिर आपकी खानदान और वालिद साहब की एक लेगेसी है, ये तमाम चीज़ें जो, और आई फील कॉन्फिडेंट, ऐसा ही, और होना भी चाहिए। आई फील कॉन्फिडेंट, वो जो भी है, जैसे भी है, मुझे कई दोस्त और कुलीग से कहते हैं कि ट्रैवलिंग में आसानी हो जाएगी, तो मेरा जो जवाब होता है कि जिसने मुझको बुलाना है उसको फिर सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ेगी। सही, अगर इस वजह से मुझे बुला रहे हैं कि मुझे आसानी है, तो इसका मतलब बिल्कुल मैं ये सोच से एग्री करती हूँ। तो मैंने इस, आई डोंट नो, कल को बदल जाए, मैं नहीं कहता कि ह्यूमन बीइंग, इंसान हूँ, कुछ भी सोच, हर इंसान की सोच बदलती है, लेकिन अभी तक तो नहीं बदली। बिल्कुल सही। तो मैं पाकिस्तानी हूँ, रह जर्मनी में रहा हूँ, और पाकिस्तान से मोहब्बत इतनी ख़वातीन हो जाए, तो ये मैं ज़रूर यहाँ पे बताती चलूँ, पाकिस्तान से बाहर जितने भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई मुकीम हैं, जिस भी वजह से हो, रोज़गार की वजह से हो या कोई भी वजह से हो, बच्चों की तालीम की वजह से हो, लेकिन उनका दिल और उनकी रूट्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं, और दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए, और ज़्यादा मोहब्बत का जज्बा देखने में पाकिस्तानियत का आता है, और तड़पते हैं लोग पाकिस्तान आने के लिए। और कोई अपना उधर मिल जाए, कोई रिश्तेदार ना भी हो, तो बस आप समझते हैं कि बस पाकिस्तान से कोई आया है तो फिर ये तो मेरा अपना ही है। सो ये वो जज्बा है जो इस धरती माँ के साथ मोहब्बत का है, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, थैंक यू सो मच, प्लेजर, थैंक यू, इट वाज एन ऑनर। सेम हियर, मुझे भी ऑलवेज आई एम एंजॉयिंग, स्पेशली आपके साथ तो बड़ा मज़ा आता है, और मोहसिन भाई अल्लाह आपको खुश रखे, इसी तरह बुलाते रहें। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। शेफ अनम का भी शुक्रिया अदा करते हुए, ख़वातीन हज़रात आपका भी शुक्रिया अदा करते हुए, खुदा हाफिज़ करने से पहले इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी खान साहब और आप और खान साहब की ग्रैंड परफॉर्मेंस। जी थैंक यू वेरी मच। तो